आज से ठीक 1 साल पहले मैं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के इंतज़ार में बैठा था। ट्रेन समय से आ भी गई। मैं अपने कोच में चढ़ने से पहले उस कोच से यात्रियों के उतरने का इंतज़ार करने लगा। अचानक मेरी नज़र उस कोच से उतरते हुए हल्की गुलाबी साड़ी पहने हुए एक नई नवेली खूबसूरत दुल्हन की तरफ गई। उसका चेहरा देखकर लगा कि इससे मेरा कोई गहरा नाता है। सोचने का वक्त तक नहीं मिला कि ट्रेन और वो दुल्हन दोनों अपनी मंजिल की दिशा में चल पड़े। मुझे मजबूरन ट्रेन में दाखिल होना पड़ा। उस दुल्हन का चेहरा मेरे दिमाग में चारों तरफ घूम रहा था। अपनी सीट पर बैठकर मैं उस खूबसूरत चेहरे को अपनी यादों में ढूंढने लगा और फिर याद आया, अरे ये तो राधिका थी। और फिर मैं अपनी पुरानी यादों में खो गया। बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। 8वीं और छठी क्लास अगल-बगल ही लगती थी और दोनों क्लास की एक-एक दीवारें एक दूसरे की तरफ खुलती थी। मैं पिछली क्लास का टॉपर था, इसलिए मैं 8वीं क्लास का मॉनिटर था और मैं सबसे आगे वाली बेंच पर दाएं कोने पर बैठता था। क्लास के पहले ही दिन मेरी नज़र छठी क्लास की सबसे आगे की सीट में बाएं कॉर्नर पर बैठी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। इस लड़की को तो पहले से ही स्कूल में देखा था, लेकिन आज उसमें गजब का आकर्षण था। पता नहीं मेरी उम्र का फेर था या वो सच में इतनी खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। जब उस पर नज़र पड़ी, नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों से पता चला कि ये राधिका है, पिछले क्लास की टॉपर और छठी की मॉनिटर। जब कोई आपकी तरह हो तो उससे लगाव और बढ़ सा जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। राधिका पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कभी कभी जब मैं राधिका को देखता था तो लगता था कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मैं अक्सर राधिका को देखा करता था। कभी कभी उसकी नज़र भी मुझसे मिल जाती थी, लेकिन नज़र मिलने के बाद वो तुरंत अपनी नज़र हटा भी लेती थी। नज़र हटाकर अपने पेन को अपने मुंह से लगा लेती थी। शायद कुछ सोचने लगती थी। धीरे धीरे हम दोनों में अंदर ही अंदर आकर्षण बढ़ रहा था। उसकी आंखें ये साफ साफ बयान करती थी। इस आकर्षण को बढ़ाने में सुलेखा मैम ने अपना भरपूर योगदान दिया। मैम अक्सर राधिका और मेरी साथ में तारीफ करती थी। वो हर क्लास में कहती थी कि राधिका और राहुल मेरे पसंदीदा विद्यार्थी हैं। उनके मुंह से एक दूसरे की तारीफ सुनना बड़ा सुकून देता था, क्योंकि सारे अध्यापकों में वो मेरी आदर्श थी। उनके कारण मुझ में और राधिका में आकर्षण और बढ़ा। मासिक टेस्ट में हम दोनों के अंक भी बहुत अच्छे आते थे और हमेशा टेस्ट में टॉप करना हम दोनों की आदत थी। मेरे दोस्त मेरे मज़े लेते थे और उसकी सहेलियां उसके। हम दोनों ने आपस में अभी तक एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, लेकिन पूरे स्कूल में हम दोनों की बात थी। लंच टाइम में लंच करने के बाद सारे स्टूडेंट्स एक ग्राउंड में इकट्ठा होकर अपनी अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। मैं भी क्लास के दोस्तों के साथ जंजीर खेला करता था। कभी-कभी जी करता था कि खेल-खेल में ही मैं राधिका से टकरा जाऊं। उस कच्ची उम्र में ही पता नहीं क्यों ऐसे उल्टे-पुल्टे ख्याल मेरे दिल में आ जाते थे। और एक दिन शायद भगवान ने मेरी सुन ली। मैं दोस्तों के साथ जंजीर खेल रहा था और राधिका अपनी सहेलियों के साथ खो-खो। दौड़ते-दौड़ते हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मेरी टक्कर से राधिका गिर पड़ी। मैं उसे संभाल भी नहीं पाया। फिर मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उससे उठने में हेल्प की। फिर मेरी नज़र उसके होंठों की तरफ गई, जहाँ से हल्का खून निकल रहा था। फिर मुझे अफ़सोस हुआ कि मैंने भगवान से ऐसी टक्कर की प्रार्थना ही क्यों की थी। मेरे पास उस समय रुमाल भी नहीं था कि मैं राधिका के होंठों को पोंछ सकूं। फिर अनायास ही मेरे हाथ राधिका के होंठों की तरफ बढ़ चले और मैंने अपने हाथों से ही उसके होंठों पर लगे खून को पोंछ दिया। सारे स्टूडेंट्स इस दृश्य को देखकर होटिंग करने लगे। तभी सुलेखा मैम राधिका को ऑफिस ले गई और उसके होंठों पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के साथ खाने को एक दवा भी दी। उस घटना के 2 दिन बाद राधिका स्कूल नहीं आई। चूंकि मैं पैदल ही स्कूल जाता था, क्योंकि मेरे घर से स्कूल की दूरी मात्र 500 मीटर के आसपास थी, लेकिन राधिका का घर 3-4 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो स्कूल वैन से आती थी। मैं अगले दिन स्कूल पहुंचा तो देखा राधिका अपनी क्लास में नहीं है। मेरा मन बेचैन सा हो उठा। राधिका आई क्यों नहीं? तभी एक दोस्त ने बताया, स्कूल वैन अभी तक आई नहीं है। मैं बेसब्री से स्कूल वैन का इंतज़ार कर रहा था। मेरी क्लास चल रही थी, लेकिन मेरी नज़र स्कूल गेट की तरफ थी। क्लास में पढ़ा रहे चौधरी सर ने मुझे डांट भी लगाई। इधर ध्यान दो राहुल, कहाँ बार बार गेट की तरफ देख रहे हो? तभी बगल में पढ़ा रही सुलेखा मैम ने चुटकी ली।
राधिका अभी तक नहीं आई है, इसलिए राहुल का मन नहीं लग रहा। कुछ बच्चे हंस पड़े। तभी मुझे स्कूल वैन की आवाज़ सुनाई दी। दिल में एक राहत की घंटी बजी और मेरी नज़र वैन से उतरते स्टूडेंट्स पर पड़ी। मैं बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था कि वैन से उतरने वाला अगला स्टूडेंट राधिका हो। जैसे जैसे स्टूडेंट्स गाड़ी से उतर रहे थे, मेरी धड़कन और तेज़ हो रही थी और बेचैन भी। राधिका अभी तक नहीं उतरी थी। अंत में सारे स्टूडेंट्स उतर गए और उनमें राधिका नहीं थी। मेरी मनोदशा सुलेखा मैम समझ सकती थी। वो बड़े ध्यान से मुझे देख रही थी और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ मेरे लिए दया के भाव भी थे। मेरा उस पूरे दिन क्लास में मन नहीं लगा और किस तरह स्कूल का समय ख़त्म हुआ वो मैं ही जानता हूँ। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुँचा, उस दिन भी राधिका नहीं थी। फिर मेरा ध्यान उन स्टूडेंट्स पर गया जो स्कूल वैन से आते थे। वो सब आए थे, बस राधिका नहीं थी। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोक पाया। उस समय कोई भी मेरे चेहरे के भावों को आसानी से पढ़ सकता था और मेरी खराब मनोस्थिति को जान सकता था। उस दिन मैंने ना ही लंच किया और ना ही लंच के बाद होने वाले खेल में हिस्सा लिया। सुलेखा मैम ने थोड़ा साहस दिया। बेटा, उसे चोट लगी है ना, इसलिए नहीं आ रही है, शायद वो कल से आए। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तब तक वैन नहीं आई थी। मैं पागल सा हो रहा था, मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। तभी स्कूल वैन की आवाज़ आई और मैं बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से वैन की तरफ देखने लगा। मैं वैन की तरफ देख रहा था और सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ। फिर आखिर वो लम्हा आ ही गया जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। स्कूल ड्रेस और काले कलर की जूती में वो खूब फबती थी। वो अप्सरा वैन से उतरी और जैसे ही स्कूल गेट से अंदर आई, सारे बच्चे ताली बजाने लगे और होटिंग भी करने लगे। सारे बच्चे कभी मुझे देखते, कभी राधिका को। इस तरह से उनके ताली बजाने से और होटिंग से वो थोड़ी असहज भी थी। लेकिन सच बताऊं, ये लम्हा भी बड़ा यादगार था। सुलेखा मैम ने हाथ के इशारे से पूछा, अब ठीक है? और मेरी मुस्कान बता रही थी कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रहा था। फिर मैम ने कहा, राहुल तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी है, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। उस दिन हम दोनों की नज़रें आपस में बहुत बार टकराई। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह ना पा रही हो। आखिर वो भी तो मेरी तरह शर्मीली थी। इस तरह मेरी रोज़ की आदत हो गई स्कूल में आते ही राधिका को देखने की। वो आई है कि नहीं, जिस दिन नहीं आती मेरी जान निकल जाती। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इस छोटी उम्र में ना उसके पास हिम्मत थी और ना ही मेरे पास। कभी कभी सोचता था दिल की बात बता ही देता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी और ना ही तरीका सूझता था। एक दिन मैंने सोचा, बोलने से तो मैं रहा, लिख कर दे देता हूँ। और फिर एक दिन मैं घर से एक कागज़ पर राधिका आई लव यू लिख कर लाया। मैंने उस पेपर को अपनी पॉकेट में रखा था, सामने से तो देने की हिम्मत थी नहीं। तो मैंने सोचा लंच में जब सब खेल रहे होंगे चुपके से उसके बैग में रख दूंगा। और उस दिन सब लंच समय में स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे। मैं बड़ी ही हिम्मत जुटाकर राधिका की क्लास में गया। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो चली थी, बहुत डर लग रहा था। कहीं राधिका ने प्रिंसिपल को बता दिया तो मुझे सबके सामने मार भी पड़ेगी और पापा को भी पता चलेगा। इन सब डर के मारे मैं उस छोटे से लव लेटर को राधिका के बैग में नहीं रख पाया। ये सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन डर के आगे मैं जीत नहीं पाया। एक दिन मैंने ध्यान दिया, राधिका के पास वही टिफिन है जो मेरे पास है। धीरे धीरे हम दोनों की हर एक चीज़ एक जैसी होती गई। कॉपी, पेन, बॉक्स, पेंसिल, टिफिन, सब कुछ। दोस्तों ने हिम्मत दी, यार वो तुझे बहुत चाहती है, तो बात क्यों नहीं करता? लेकिन मेरा व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि मैं बहुत डरता था। हम अभी तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाए थे। फिर एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम होने वाले थे। पूजा मैम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कुछ स्टूडेंट्स से उनके नाम मांगे। राधिका ने अपना नाम दे दिया, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं दिया क्योंकि मैं हद से ज़्यादा शर्मीला था। पूजा मैम कुछ छात्र छात्राओं को उस वार्षिक कार्यक्रम के एक हफ्ते पहले से डांस सिखाने लगी। राधिका भी डांस सीखती थी और रिहर्सल करती थी। मैं रिहर्सल रूम में नहीं जा पाता था क्योंकि जो हिस्सा लेता था वही अलाउड था। लेकिन मुझे उस एनुअल फंक्शन का बेसब्री से इंतज़ार था। आखिर वो दिन आया। एक ग्रुप डांस होना था अन्य छात्राओं के साथ। राधिका जब स्टेज पर आई तो उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी और इस चक्कर में गाना बज गया। सबने डांस शुरू भी कर दिया, लेकिन राधिका अभी भी किसी को ढूंढ रही थी। उसे याद दिलाना पड़ा कि डांस शुरू करो, गाना बज गया है। बड़ा खूबसूरत था वो नज़ारा। एक खूबसूरत चांद सी भोली सी लड़की डांस तो कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। हालांकि राधिका डांस कला में माहिर थी, लेकिन उस परफॉर्मेंस में वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई।
सुलेखा मैम ने इस स्थिति को भांप लिया और मुझे ढूंढकर आगे बैठने को कहा। राधिका का दूसरा डांस सोलो था, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी नज़रें जिसको ढूंढ रही थी वो मुझ पर आकर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ ख़त्म हुई। उसने सोलो परफॉर्मेंस से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सब उस नन्ही परी के बेहतरीन डांस का आनंद ले रहे थे। उस दिन राधिका की बहुत तारीफ हुई और उस परफॉर्मेंस के लिए उसे सम्मानित भी किया गया। इतना सब होने के बाद भी हम दोनों ने एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एनुअल एग्ज़ाम के लिए डेट शीट भी आ गई। अब मुझे टेंशन हो गई क्योंकि राधिका से बात करने का अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि वो स्कूल 8वीं क्लास तक ही था और मेरे लिए 8वीं के बाद कहीं और एडमिशन लेना मजबूरी थी। मुझे चिंता खाए जा रही थी। तभी भगवान ने मुझे राधिका से बात करने का एक और मौका दिया। सुलेखा मैम को एनुअल एग्ज़ाम के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बनाने की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने मेरी और राधिका की सीट अगल बगल में रख दी। मैंने मन ही मन सुलेखा मैम को तहे दिल से शुक्रिया किया और बहुत खुश हुआ। अब मुझे उम्मीद हुई कि शायद एनुअल एग्ज़ाम के दौरान मैं अपने दिल की बात राधिका से कह सकूं और उसका प्यार पा सकूं। नज़र में शौक या लब पर मोहब्बत का तराना है। मेरी उम्मीद की जद में अब तुम्हारा अफसाना है। अब मैं छठी क्लास की किताबें इकट्ठी करने में जुट गया ताकि उन्हें पढ़कर एनुअल एग्ज़ाम में राधिका की मदद अच्छे से कर सकूं और उसे और अधिक इम्प्रेस कर सकूं। मेरे पास छठी की एक भी किताब नहीं थी क्योंकि वो सब मैं किसी जूनियर को दे चुका था। दोस्तों से किताबें मांगने में भी शर्म आ रही थी क्योंकि वो सब समझ जाएंगे कि इसे किताबें क्यों चाहिए और मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने एक करीबी दोस्त से किताबें मांग ही ली। वो पहले खूब हंसा, लेकिन उसने छठी की सारी किताबें मुझे दे दी और साथ ही में एक शर्त भी रख दी। अब मैं एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा, लेकिन 8वीं क्लास की नहीं, छठी की। मैं पहले से ज़्यादा पढ़ने लगा। मम्मी बहुत खुश थी, आखिर उनका बेटा खूब मन से पढ़ रहा था। लेकिन एक दिन मम्मी ने मुझे छठी क्लास की सोशल साइंस पढ़ते देख लिया। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा, तुम 8th में हो, एनुअल एग्ज़ाम है तो छठी की किताबें क्यों पढ़ रहे हो? मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने बोला, मम्मी छठी का सब कुछ भूल चुका हूँ, 8वीं के एग्ज़ाम में इससे मदद मिलेगी, इसलिए इसको भी पढ़ रहा हूँ। मम्मी ने कुछ सोचा फिर बोली, ठीक है, लेकिन 8वीं का भी अच्छे से रिवीजन कर लो। मुझे तो तुम पर डाउट हो रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोला, नहीं मम्मी, झूठ क्यों बोलूँगा आपसे। चलो ठीक है, लेकिन 8वीं का भी रिवीजन कर लो अच्छे से। जी मम्मी, ठीक है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने मम्मी पापा से चुपके से राधिका के लिए कागज़ पर चार लाइनें लिखी। प्रिय राधिका, 8वीं क्लास के पहले दिन से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल उड़ती हुई चिड़िया की तरह उछल पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया और ये तुम ही हो जो मुझे प्रेरित करती हो। ये सब लिखते समय मेरी धड़कनें तेज चल रही थी। मैंने इसे लिखकर अपने बेड के नीचे छिपा दिया। अगले दिन सुबह स्कूल जाते समय मैंने वो कागज़ अपनी पॉकेट में रख लिया और स्कूल पहुंच गया। राधिका अपनी सीट पर बैठी हुई थी। मैं भी उसके बगल में अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने उस पर ध्यान दिया तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वो तो हमेशा खूबसूरत थी, लेकिन आज उसमें अलग ही कशिश थी। गालों पर लटके रेशमी बाल जो उसके कानों से होते हुए होंठों को छू रहे थे, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ऊपर से उसकी कातिल मुस्कान सोने पर सुहागा जैसे थी। मेरी धड़कन तेज थी और शरीर में अजीब सी सिहरन और मेरे रोंगटे तक खड़े हो चुके थे। मैंने उस दिन पहली बार उससे बात की। मैंने बड़ी हिम्मत से उससे बात करनी शुरू की। लगता है पूरा पढ़कर आई हो। क्यों, आपने नहीं पढ़ा है? एग्ज़ाम है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं पढ़ा। आपको कैसे पता कि मैं खूब पढ़ कर आई हूँ? तुम्हारा चेहरा बता रहा है, इतनी खुश जो हो। खुश तो आप भी हो। हाँ, खुश तो हूँ। अच्छा, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मुझे आएगा तो मैं बता दूंगा। थैंक यू। वैसे भी मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई हूँ। तभी सुलेखा मैम ने क्लास में प्रवेश किया। अरे वाह, दोनों टॉपर एक साथ। वैसे दोनों जच रहे हो साथ में। मैंने और राधिका ने एक दूसरे को देखकर स्माइल कर दी। साफ था दोनों एक दूसरे को अपने बगल में पाकर बहुत खुश थे। मैं सोचकर आया था कि वो कागज़ राधिका को आज ही दे देना है। एग्ज़ाम शुरू हुआ। मैंने राधिका की मदद की और उसे नकल कराई, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान भी दिया कि सुलेखा मैम की बेइज्जती ना हो, क्योंकि नकल करते हुए पकड़े जाने में क्लास टीचर की भी तौहीन थी।
मैंने कई बार उस कागज़ को निकालने की कोशिश की और एक बार तो हिम्मत करके निकाल भी लिया। उस समय भी मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो चली थी, लेकिन उसे राधिका को देने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन ये सोचकर खुशी भी थी कि चलो अभी 5 पेपर बचे हैं, आज ना सही तो कल दे दूँगा। और उस दिन पेपर देने के बाद जब मैं घर आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने राधिका से पहली बार बात की थी। मैं बहुत खुश था और पूरे दिन उसके ख़्यालों में डूबा रहा। अगले दिन उस क्लास में विजय सर की ड्यूटी थी। विजय सर ना मुझे पसंद थे और ना मैं उनको। उनकी नाराज़गी को भी मैं समझता था। दरअसल विजय सर अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाते थे और उन्होंने मेरे पापा से मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए संपर्क भी किया था। लेकिन क्योंकि मैं पहले से अपने पड़ोस में एक भैया के यहाँ ट्यूशन पढ़ता था, तो विजय सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ाना पापा ने उचित नहीं समझा था। शायद इसी वजह से विजय सर मुझसे खफा रहते थे। उस दिन पूरी क्लास में विजय सर की हम दोनों पर विशेष नज़र थी। मैं चाहकर भी राधिका की मदद नहीं कर पा रहा था। मैं मन ही मन विजय सर को बहुत कोस रहा था, लेकिन एक बात मैं सोच कर आया था कि राधिका को आज ही कागज़ दे देना है। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही विजय सर की नज़रों से बचते हुए मैंने हिम्मत करके वो कागज़ अपनी पॉकेट से निकाला और जैसे ही उसे राधिका की तरफ बढ़ाया, पता नहीं कैसे विजय सर ने मुझे देख लिया और चिल्लाते हुए मुझको सुनाने लगे, क्या है ये सब, नकल कर रहे थे तुम दोनों? मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मैं सहमी हुई आवाज़ में बोला, नहीं सर, नकल नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही क्या? कैसा कागज़ है? दिखाओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ? अब तो सब सामने आने वाला था। मैंने कागज़ फाड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी पूरा फाड़ भी नहीं पाया था। तब तक विजय सर ने मुझसे कागज़ ले लिया। डर के मेरी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कहाँ मैं राधिका के सामने अपना इम्प्रेशन बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन अब उसके सामने मेरी इम्प्रेशन गिर रही थी। विजय सर को मेरी बेइज्जती का एक अच्छा मौका मिला था और वो कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने पहले खुद लेटर पढ़ा और फिर सारे स्टूडेंट्स के सामने उसे पढ़कर भी सुनाया। जिस डर के मारे मैं राधिका से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था, ना ही लेटर दे पा रहा था, आखिर वही हुआ। हालांकि ये राधिका की वजह से नहीं हुआ था। उसके बाद विजय सर बोले, चलो आ जाओ तुम लोग, कल बताते हैं तुम दोनों को। और इस प्रकार विजय सर हमारी स्टोरी में विलेन बनकर आ गए। आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन पहले मैं जितना खुश था, अब शायद उतना ही दुखी था। डर ये नहीं लग रहा था कि मेरी पिटाई होगी, बल्कि डर ये था कि सबके सामने और राधिका के सामने पिटाई होगी, जो कि मेरी घोर बेइज्जती है। ये भी डर था कि कहीं पापा को ये सब पता न चल जाए। लेकिन एक बात का सुकून था कि कम से कम राधिका को मेरी फीलिंग्स का पता तो चल गया। अगली सुबह प्रार्थना होने से पहले मेरी पेशी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हुई। प्रिंसिपल सर बहुत कड़क स्वभाव के व्यक्ति थे, सब उनसे डरते थे और मैं भी। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। सज़ा मिलनी तय थी। स्कूल ग्राउंड में प्रार्थना होने के बाद सबके सामने विजय सर ने मेरी दोनों हथेलियों की स्टिक से अच्छी खासी धुलाई की। मेरी पिटाई करके उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही थी, जैसे लग रहा था उन्हें क्या मिल गया हो। राधिका भी ये सब देख रही थी, उसकी आंखें नम थी। लग रहा था जैसे वो मुझे बचाना चाहती हो, लेकिन कुछ कर ना पाई हो। उस दिन से मेरी सीट भी बदल दी गई। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। अब मुझे डर सताने लगा कि लगता है अब राधिका से कभी बात नहीं हो पाएगी। बाकी पेपरों में मेरा मन नहीं लगा। सुलेखा मैम ने मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और मुझसे ये भी बोली, कुछ जनरल कोर टीचर भी हैं इस स्कूल में, उनसे अच्छी चीज़ देखी नहीं जाती। एनुअल एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाले थे। अंतिम दिन मैंने राधिका को जब स्कूल वैन में बैठते देखा, उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कि ना वो बात कर पाई ना मैं। उस दिन मैं घर पर बहुत बेचैन था, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। लगता था मैंने अपनी एक अनमोल चीज़ को खो दिया। उस उम्र में खुद को समझाना बहुत मुश्किल था। मुश्किल ही नहीं, असंभव सा था। गर्मियों की छुट्टी बड़ी मुश्किल से कटी। धीरे धीरे मैं सामान्य हो गया, लेकिन भगवान चाहते थे कि हम दोबारा मिलें। 9वीं में मेरा एडमिशन उस हाई स्कूल में हुआ जो राधिका के घर से 500 मीटर की दूरी पर था। दोस्तों से पता चला कि राधिका ने पुराने स्कूल को छोड़ दिया है और मेरे हाई स्कूल के सामने स्थित महिला विद्यालय में एडमिशन ले लिया है। और अब मैं प्रार्थना करने लगा कि राधिका मुझे कहीं दिख जाए ताकि मैं उससे बात कर सकूं। भगवान ने मुझे एक और मौका दे दिया। शायद वो भी नहीं चाहते थे कि हम दूर हों। बिछड़ के तुमसे उम्मीद है मिलने की, सुना है रूह को आना है धड़कन की तरफ। हम दोनों के स्कूल आमने सामने थे, एक सड़क के इस पार और दूसरा सड़क के उस पार। लेकिन मेरे स्कूल और राधिका के स्कूल के टाइम टेबल में अंतर था।
मेरा स्कूल सरकारी था और उसमें पढ़ाई भी नाम मात्र की ही होती थी, इसलिए स्कूल जाना भी बहुत कम होता था। पापा ने भी बोल रखा था कि कोचिंग पर ध्यान दिया करो। स्कूल डेली जाकर क्या करोगे, पढ़ाई तो होती नहीं है। इसीलिए स्कूल जाना कभी कभी हो पाता था। इसीलिए राधिका मिलेगी इसका भी चांस बहुत कम था, लेकिन मैं फिर भी स्कूल जाता था। प्रार्थना करता था कि राधिका दिख जाए। 3 महीने तक तो वो दिखी ही नहीं। फिर एक दिन राधिका अपने स्कूल के सामने दिखी गई। गुलाबी कलर की सलवार और सफ़ेद रंग की कमीज में देखी थी। वो सड़क के उस पार अपने स्कूल के सामने अपनी सहेलियों के बीच घिरी हुई थी। बाकी सारी सहेलियाँ उसके सामने फीकी लग रही थी। अगर वो अकेले रहती तो मैं उससे पक्का बात करता, लेकिन इतनी सहेलियों के बीच में मैंने उससे बात करना सही नहीं समझा। राधिका मुझको नहीं देख पाई और फिर वहाँ से चली गई। शायद उसे पता भी नहीं था कि मैं उसके सामने वाले स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने उसके घर के चक्कर भी 2 बार लगाए, लेकिन दिखी नहीं। बार बार चक्कर लगाना संभव नहीं था क्योंकि राधिका का बड़ा भाई खतरनाक था। वो दबंग किस्म का लड़का था और अक्सर लड़कों से मारपीट किया करता था। उसके बाद मैं राधिका को ना ही 9वीं में देख पाया और ना ही 10वीं में। 10वीं के बाद मैंने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई में बिजी हो गया। राधिका मेरे जहन से अब निकल चुकी थी। धीरे धीरे डिप्लोमा के 2 वर्ष भी पूरे हो गए और अब मैं डिप्लोमा के फाइनल ईयर में आ गया। मेरा डिप्लोमा फाइनल ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग की शुरुआत की। क्योंकि मैं टॉपर भी था, इसलिए अच्छे खासे स्टूडेंट्स मेरे कोचिंग में पढ़ने के लिए आने लगे। एक दिन मेरे मोबाइल पर एक लड़की का फ़ोन आया। हेलो। हाँ कहिए, आप कौन? कोशिश करिए पहचानने की, आप पहचान जाएंगे। मैं नहीं पहचान पा रहा आपको, नाम बताइए। छोड़िए, जब आप पहचान ही रहे हैं तो क्या मतलब है बताने का। वैसे मुझे आपसे कोचिंग लेनी है। कौन से ईयर में हो? महिला पॉलिटेक्निक से हैं। फर्स्ट ईयर। ठीक है, सुबह 7 बजे आओ कोचिंग पर। ओके सर। फ़ोन कट गया। पर जाने क्यों दिल ने नहीं माना। कुछ था उस आवाज़ में, एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे कोई भूली हुई कहानी अचानक दस्तक दे गई हो। एक पल को सांस थमी और फिर एक पुरानी तस्वीर सी आंखों के सामने आ गई। राधिका, ये नाम जहन में गूंजा। दिल ने कहा फिर से कॉल कर, हो सकता है वो ही हो जिसे तुम बरसों से भूलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कांपते हाथों से नंबर दोबारा डायल किया। फ़ोन उठाते ही वही आवाज़। क्या हुआ सर? मैं चुप रहा, बस दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। राधिका? कैसे पहचाना आपने? राधिका बंसल ना? जी, अब सही पहचाना। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर फ़ोन पर उससे लंबी बातचीत हुई। उसने बताया कि जब वो 8वीं में थी, तब उसने मुझे रास्ते में देखा था साइकिल पर, लेकिन वो पापा के साथ बाइक पर थी, इसीलिए बात करने का कोई सवाल ही नहीं था। और अभी उसने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। मैंने भगवान को फिर से धन्यवाद किया। उस दिन मैं बहुत खुश था, मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर करीब 5 साल बाद मैं राधिका से मिलने वाला था। राधिका से मिलने की बेचैनी इतनी थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटते ही मैं सोचने लगा, सुबह क्या पहनूंगा, क्या बात करूंगा, उसे मैं अच्छा तो लगूंगा ना। ये तरह तरह के सवाल मेरे दिमाग में उठ रहे थे। सुबह नहाने के बाद मैंने काले रंग की शर्ट, ब्लू जीन्स, स्पोर्ट्स शूज़ और स्पोर्ट्स वॉच पहनी और बालों पर सेट वेट भी लगाया ताकि बाल उलझे ना। फिर परफ्यूम। मैं जहाँ रहता था वहाँ से कोचिंग की दूरी 15 मिनट की थी। मेरे पास उस समय बाइक नहीं थी, मैं पैदल ही जाता था। मैं पैदल निकल पड़ा। जैसे जैसे कोचिंग नज़दीक आ रहा था मेरी धड़कन तेज़ होती जा रही थी। 7:05 पर मैं कोचिंग पहुंचा और फिर क्लास में सब लोग खड़े हुए। मैंने बैठने को कहा, पूरी क्लास भरी हुई थी। बैठने के बाद मेरी नज़र जिसे देख रही थी वो थी ही नहीं। मैं पढ़ाने लगा लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। करीब 7:15 बजे क्लास के बाहर से आवाज़ आई। मे आई कम इन सर? ये उसी की आवाज़ थी जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। उसको देखकर मेरी धड़कनें और भी तेज़ हो गई। पीले रंग की कमीज़, सफ़ेद सलवार, दुपट्टे में राधिका बहुत सुंदर लग रही थी। खूबसूरत आंखें, मासूम सा चेहरा, हेयर बैंड, कानों पर लटकते गोल बड़े कुंडल। उस रूप की रानी को देखते ही मैं खो गया। फिर से आवाज़ आई, मैं आई कम इन सर? यस कम इन। क्लास में जगह ही नहीं थी बैठने की। मैंने आगे वाली सीट पर बैठी लड़कियों से एडजस्ट करने को कहा और वह आगे वाली सीट पर ही बैठ गई। फिर मैंने पढ़ाना जारी रखा। राधिका के मुंह में पेन लगाने वाली आदत अभी गई नहीं थी। क्लास खत्म होने के बाद मैंने राधिका से ऑफिस में मिलने को कहा।
आधी कहानी तो फ़ोन पर सुन ही चुका था, आधी ऑफिस में सुन ली। मैंने उससे कहा तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अब राधिका से रोज़ फ़ोन पर बातें होने लगी क्योंकि कोचिंग में रोज़ आमने सामने बात करना संभव नहीं था। क्योंकि और स्टूडेंट्स गलत सोचते। एक दिन बातों ही बातों में उस एनुअल एग्ज़ाम की बातें होने लगी जिसमें मेरा लेटर विजय सर ने पकड़ा था और सबको पढ़कर सुनाया था। राधिका हो हंसी और पूछने लगी, आप में इतनी हिम्मत कैसे हो गई थी उस दिन? मैं तो डर गई थी, मैं तो जानती ही थी आप मुझे बहुत चाहते हो, लेकिन इस तरह लेटर देने की आप हिम्मत करोगे मैंने सोचा नहीं था। उस दिन आपके पकड़े जाने पर मैं डर गई थी और एक बात बताऊं, मैंने भी उसके बाद आपके लिए एक लेटर लिखा था, लेकिन उसके बाद आपकी सिटिंग चेंज हो गई और फिर आप मिले भी नहीं। मैंने खुश होते हुए पूछा, क्या वो लेटर आज भी है तुम्हारे पास? हाँ, संभाल कर रखा है मैंने। वो मैंने लिखा है लेकिन आपकी याद दिलाता है इसलिए संभाल कर रखा है। मैं खुश होते हुए बोला, कल लेकर आना यहाँ। यहाँ नहीं है, घर पर है। कब जाओगी घर पर? शनिवार को जाऊंगी। ठीक है, लेकर आना। मुझे अब उस लेटर का इंतज़ार था। आप पढ़ के मजाक उड़ाओगे मेरा? नहीं उड़ाऊंगा आपका मजाक, बस लेकर आना। ठीक है, मैं मंडे को दूंगी। मंडे को क्लास ख़त्म होने के बाद राधिका ने ऑफिस में मुझे वो लेटर दिया। लव लेटर। कैसे हैं आप? मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई, मैं आज बहुत रोई हूँ। मेरी वजह से खड़ूस विजय सर ने आपकी इतनी पिटाई की। आप मुझे चाहते हैं ये मुझे पहले से ही पता है। मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, लेकिन आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। सच बताऊँ तो मैं भी इंतज़ार कर रही थी आपका। वो लेटर मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। मैंने उस दिन सुना आपने क्या-क्या लिखा था। एक बात कहूँ यार, मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे ना जाने क्या हो जाता है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता, मन भी कहीं नहीं लगता। दिन भर आपके बारे में ही सोचती हूँ। मैंने जब आपको पहली बार देखा था शायद तभी से आपको लाइक करने लगी हूँ, बस कह नहीं पाई। एक रियल बात बताऊँ, कुछ दिनों से तो मैं पागल हो गई हूँ। जहाँ देखूँ बस आप ही नज़र आते हो। मैं आपका वेट हमेशा करूँगी। लेटर पढ़ने के बाद मेरी खुशी की सीमा नहीं थी। मैंने उस लेटर को अपने होंठों से कई बार छुआ। दिल अंदर से बहुत खुश था और इसी खुशी में मैंने राधिका को मैसेज कर दिया, तुम्हारा लेटर पढ़ने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मैसेज करने के बाद ध्यान आया कि राधिका के पास मोबाइल तो है ही नहीं। वह जिस नंबर से कॉल करती है वह उसके घर का नंबर है। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कई तरह के डर मेरे मन में हिलोरे मारने लगे। राधिका के अलावा मैसेज किसी और ने पढ़ लिए तो क्या होगा? फिर तो राधिका और मेरी बैंड बज जाएगी। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद उसी नंबर से मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। इतनी खुशी, आपको ध्यान भी नहीं है कि ये मोबाइल मेरा पर्सनल नहीं है। शुक्र है भगवान का कि जब आपका मैसेज आया तो मोबाइल मेरे पास था। मैं आपको रात में मैसेज करूँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना आप, बाय। मैसेज पढ़कर मैंने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। अब मैं रात का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। मन नहीं लग रहा था किसी भी काम में। बार बार मैं अपने मोबाइल का इनबॉक्स चेक कर रहा था। रात करीब 11 बजे मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ जब राधिका का मैसेज आया। डिनर हो गया आपका? हाँ, तुम्हारा? मेरा भी। आपके मोबाइल में मैसेज पैक है ना? हाँ, मैंने दोपहर में कराया था मैसेज पैक। हाँ, तो आप बताइए इतना खुश क्यों थे उस समय? ये पूछने वाली बात नहीं है। जिसको दिल से चाहो उसका लेटर मिले, वो भी इतना प्यारा, तो खुशी तो होगी ही। राधिका बोली, अच्छा सुनिए, एक गुड न्यूज़ है। जल्दी बताओ। मैंने पापा से अपने लिए मोबाइल के लिए बोला है और वो राज़ी भी हो गए हैं। मेरे जन्मदिन पर मुझे मोबाइल मिल जाएगा। वाह! कब है तुम्हारा जन्मदिन? 14 अक्टूबर को है। मतलब दिवाली के दिन? हाँ, दिवाली के दिन। आपका जन्मदिन कब है? 14 फरवरी को। क्या बात है मिस्टर वैलेंटाइन। मिस दिवाली। राधिका से चैटिंग करते हुए समय कैसे बीता इसका ध्यान ही नहीं रहा और रात के 2 बज गए। अगले दिन क्लास में राधिका के चेहरे पर मोहक मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी को भी घायल कर दे। राधिका को जब भी मौका मिलता हम दोनों मोबाइल पर बात करते, क्योंकि कोचिंग में बात करना संभव नहीं था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद से पूरी तरह वाकिफ हो गए। एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए हम दोनों ने अपनी ड्रेसिंग सेंस में भी काफ़ी बदलाव किए। हम दोनों बेहद खुश थे और धीरे धीरे हम दोनों का प्यार भी परवान चढ़ रहा था। राधिका के जन्मदिन पर हम दोनों का मिलने का प्लान था। काफ़ी दिमाग खर्च करने के बाद शहर के मिलन पॉइंट में दोपहर के समय हम दोनों के मिलने का प्लान तय हुआ। हालांकि इसके लिए राधिका को अपने घर पर झूठ बोलना पड़ा कि दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है। राधिका के जन्मदिन पर मैंने उसे सामने से प्रपोज करने का प्लान बनाया।
और उसके लिए मुझे घर पर शीशे के सामने खूब रिहर्सल भी करनी पड़ी। काफ़ी माथापच्ची के बाद मैंने राधिका को घड़ी गिफ्ट करने का निर्णय लिया। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और वह दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने उस दिन राधिका के लिए केसियो की एक खूबसूरत घड़ी खरीदी और उसे अच्छे से पैक करवाया। साथ में एक ग्रीटिंग कार्ड पर जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ अपनी फीलिंग्स भी लिख डाली। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मुझे यही मौका सबसे सही लगा अपने दिल की बात कहने के लिए। तुम मेरे लिए एक तोहफ़ा हो इस धरती पर और तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ, कामयाबी और सुकून मिले। यही दुआ है मेरी, क्योंकि तुम खुद एक तोहफ़ा हो इस दुनिया के लिए। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सब कुछ होना चाहिए। पता है, रोज़ तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी गहरा होता जा रहा है। मैंने पहले कभी इस तरह किसी से प्यार नहीं किया। तुम्हारी आँखों में जब भी मुझे अपनी ओर देखते हुए पाता हूँ, मेरा दिल तेज़ धड़कने लगता है, साँसें थम जाती हैं और जैसे पूरे जिस्म में प्यार की लहर दौड़ जाती है। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। ये तो एक जादू है, एक ऐसा बंधन जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी निभाना चाहता हूँ। मैं अपने प्यार को तुमसे छुपा नहीं सकता। मैं तो जैसे हर दिन, हर पल और भी ज़्यादा तुम्हारे प्यार में डूबता जा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से खुद को तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्यार अब तक की सबसे प्यारी और सच्ची चीज़ है जो मुझे मिली है। तुम मेरी सुबह को रोशन करती हो, मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती हो। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मुझे यही दुआ करने पर मजबूर कर देता है कि बस ज़िंदगी यूं ही तुम्हारे साथ चलती रहे हमेशा के लिए। जिस दिन से हमारी राहें एक दूसरे से टकराई हैं, उस दिन से मैं बस तुम्हारे प्यार के नशे में हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं दिल से दुआ करता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो मेरी डॉल, तुम्हें हर खुशी मिले, क्योंकि तुम हर खुशी की हकदार हो। मैंने उस दिन ब्लू कलर की शर्ट, क्रीम कलर का ट्राउज़र, ब्लैक शूज़, ब्लैक डायल की रिस्ट वॉच पहनी और जाने के पहले मैं राजू के सैलून में गया। यार राजू, फेस कितना गंदा लग रहा है, थोड़ा अच्छा कर दो। क्या बात है भैया, बड़े खुश हो आज? किसी से मिलने का प्लान है क्या? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जल्दी करो, पहले ही टाइम नहीं है मेरे पास। भैया जी, ब्लीच कर देता हूँ, फिर मसाज, मस्त हो जाएगा चेहरा आपका। ठीक है, करो जल्दी से। सच बताऊँ तो पहली बार मैंने उस दिन ब्लीच और फेस मसाज करवाया था। रेस्टोरेंट जाने के पहले मैंने फूलों की दुकान से एक ताज़ा गुलाब की कली भी खरीदी। बाद में मैंने बेकरी शॉप से राधिका का पसंदीदा पाइनएप्पल फ्लेवर का एक खूबसूरत केक लिया और उस पर एंजल नाम लिखवाया। वहाँ पहुँचकर मैंने केक को वेटर को थमा दिया और बोला, जब मैं इसे मांगूँ तब लाना। एक टेबल पर बैठकर मैं राधिका का इंतज़ार कर रहा था। मेरा इंतज़ार 20 मिनटों में ख़त्म हुआ। जैसे ही मेरी नज़र अपनी तरफ आती हुई राधिका पर पड़ी, मैं उठ खड़ा हुआ। ब्लू कलर का गाउन, छरहरी काया, लंबे घने रेशमी बाल, क्यूट से गालों पर डिंपल, कानों में लटके फिरोजी कलर के खूबसूरत कुंडल और गुलाबी सुर्ख होंठों पर मनमोहक मुस्कान को देखकर मेरे दिल में घंटी सी बजने लगी। मैं ख्वाबों की उस परी के सपनों में खो गया। राधिका ने हाथ के इशारों से हाय बोला, लेकिन मैं उस अप्सरा के सपनों में खोया हुआ था। क्या हुआ, कहाँ खोए हैं आप? कुछ बोलेंगे? बोलूँगा डियर, पहले सपने से बाहर तो निकलूँ। कौन सा सपना देख रहे हैं आप? अपने ख्वाबों की परी के? ओहो! क्या बात है! कौन है वैसे आपके ख्वाबों की परी? है कोई? तुम्हें क्यों बताऊँ? अच्छा जी, हमें नहीं बताएँगे आप? फिर तो हम परेशान करेंगे आपको। परेशान करोगी? तब तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, जल्दी से बताइए, कौन है वो लक्की गर्ल? कौन है? इसे छोड़ो, कैसी है ये पूछो। हाँ, बताइए कैसी है आपकी परी? शायरी में जानना चाहोगी या ऐसे ही? शायरी में। फिर मैंने उस अप्सरा की तारीफ़ में शायरियों की झड़ी लगा दी। राधिका मेरी आँखों में डूबकर शायरी को बड़े गौर से सुने जा रही थी। शायरी ख़त्म होने के बाद उसने अपनी नज़र झुका ली और उसके होठों पर खुशी की मुस्कान फिर से उमड़ पड़ी। उसकी मुस्कान और रोमानी चेहरा उसकी असीम खुशी को साफ-साफ बयान कर रहा था। राधिका बोली, आप इतने अच्छे शायर हो, हमें पता भी नहीं था। मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे तारीफ़ करूँ? बस इतना कहूँगी, आप तो वो शायर हो जनाब, पानी में आग लगाते हो। बस दिल को जीतते नहीं, सीधे दिल में उतर जाते हो। वैसे है कौन ये परी? नाम तो बताइए। अच्छा, पूरी रामायण ख़त्म हो गई और पूछती हो सीता कौन है? अपनी तारीफ़ इतनी नहीं सुनी? फिर राधिका की झुकी नज़र और मोहक मुस्कान ने गुलशन की तमाम वादियों को पीछे छोड़ दिया। मैं गिफ्ट देते हुए बोला, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू माई स्वीट एंजल। थैंक यू। फिर मैंने वह गुलाब की कली राधिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक बात है दिल में, आज तुम्हें बताता हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें चाहता हूँ। आई लव यू। आई लव यू सो मच राधिका।
राधिका गुलाब को चूम कर बोली, आई लव यू टू। उस समय हम दोनों की दिलों की धड़कनें तेज थी, हम दोनों बहुत रोमांचित थे। मुस्कान और हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम दोनों एक खूबसूरत एहसास के समंदर में गोते लगा रहे थे। हर चीज हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात हमें मिलाने में लगी हो। मैं ये गिफ्ट खोल सकती हूँ अभी? हाँ, क्यों नहीं। राधिका ने बड़े प्यार से गिफ्ट खोला। वाह, कितनी प्यारी वॉच है, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू सो मच। यू वेलकम डियर। कार्ड मत ओपन करो, उसे घर पर देखना। ठीक है। फिर मैंने वेटर को केक लाने का इशारा किया। वेटर ने एक खूबसूरत थाली में गुलाब की पंखुड़ियों से बने दिल की आकृति के बीच में उस केक को बड़ी खूबसूरती से रखा था। केक को देखते ही राधिका के लफ्जों से वाओ पाइनएप्पल माय फेवरेट शब्द निकल पड़े। क्या बात है, आज सब कुछ मेरी पसंद का। पाइनएप्पल केक, ब्लू शर्ट, ट्राउज़र, ब्लैक शूज़, ब्लैक वॉच। जन्मदिन तुम्हारा है तो सब तुम्हारी पसंद का ही तो होना चाहिए। इतना ख्याल है आपको मेरी पसंद का? हाँ, सिर्फ पसंद नहीं, पूरा तुम्हारा ख्याल है मुझे। वैसे तुम किस खुशी में मेरी पसंद का ब्लू गाउन पहन कर आई हो? राधिका मुस्कुराते बोली, वो तो ऐसे ही।" फिर राधिका ने केक कट किया और उस पूरे रेस्टोरेंट में धीमी धीमी आवाज़ में सॉन्ग बज उठा, जन्मदिन की शुभकामनाएं। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया और हल्का सा केक एक दूसरे के गालों को भी खिला दिया। और फिर मैंने राधिका का पसंदीदा टोमेटो सूप, मंचूरियन और फ्राइड इडली का ऑर्डर किया और फिर एक दूसरे से खूब सारी बातें करने लगे। अंत में मैंने राधिका का पसंदीदा मटका कुल्फ़ी भी मंगाई। रेस्टोरेंट से जाने का मन नहीं कर रहा था। काश वक्त को थामने की शक्ति होती तो हम उस वक्त को आगे बढ़ने ही नहीं देते। लेकिन वक्त को थामने की शक्ति मनुष्य के वश में कहाँ है। घड़ी में 3:30 बज रहे थे। राधिका बोली, अब मुझे जाना होगा, नहीं तो डांट सुननी पड़ेगी। और हाँ, हैप्पी दिवाली मिस्टर प्रेमी। हैप्पी दिवाली यू टू मिस दिवाली। ठीक है, अब चलते हैं। मोबाइल कब मिलेगा तुम्हें? शाम में, घर पर जब पापा आएंगे तब। ठीक है, अपना ख्याल रखना और घर पहुंचकर मैसेज कर देना। ठीक है। एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत यादगार बना दिया आपने इसे। थैंक यू सो मच। यादगार तो ये मेरे लिए भी है, एक ख्वाब सच होने जैसा है आज का ये दिन। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, बड़े गौर से, बड़ी शिद्दत से। मन हुआ कि एक दूसरे को गले लगा ले, लेकिन रेस्टोरेंट जैसे पब्लिक प्लेस पर यह संभव नहीं था। अंत में आंखों में चमक और खूबसूरत मुस्कान के साथ हम दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घर के लिए निकल गए। वो दिवाली मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन दिवाली थी, क्योंकि इस दिवाली के साथ साथ इतनी बड़ी खुशी जो नसीब हुई थी। रेस्टोरेंट में राधिका के साथ बिताए हुए पल मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों में से एक थे। घर पहुंचते ही राधिका का मैसेज आया, मेरे इस दिन को ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिस कर रही हूँ। मैंने भी उत्तर दिया, तुम्हारी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का भी यह सबसे खूबसूरत दिन था। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। उस शाम राधिका के घर पर दिवाली के साथ साथ उसका जन्मदिन भी मनाया गया और वादे के मुताबिक उसे सेल फ़ोन भी मिल गया। उस समय एंड्रॉयड की संख्या तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन हम दोनों के पास कीपैड वाला फ़ोन था। उस समय कॉल रेट भी बहुत महंगे थे, इसलिए हम दोनों ने वोडाफ़ोन का नाइट पैक करवा रखा था। रात में हम दोनों की घंटों बातें होने लगी। हम दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे थे। हम दोनों की लव स्टोरी प्रतिदिन बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी, या यूं कहें हम दोनों अपना बेस्ट मोमेंट जी रहे थे। प्यार इतना बढ़ गया था कि हम दोनों एक दूसरे की रूह तक पहचानने लगे थे। क्लास में आंखों आंखों में भी बात हो जाती थी। एक दूसरे का चेहरा देखकर दिल का हाल जान जाते थे। प्यार के उस खूबसूरत पल को बड़े करीब से देखा था मैंने। उस समय यही लगता था कि राधिका बेस्ट है, उसके जैसा कोई नहीं। वही जन्नत, वही सब कुछ। हम दोनों एक दूसरे के प्यार को खूब इंजॉय कर रहे थे। फिर एक दिन राधिका ने बताया कि उसे 2 हफ्तों के लिए बिहार जाना है। बुआ की लड़की की शादी है। मैं मायूस हो गया। अरे यार, 2 हफ्ते क्या करोगी, शादी एक दिन में होती है ना। राधिका बोली, बाकी सब लोग जा रहे हैं और बुआ काफ़ी दिन से कह रही है कि 15 दिन पहले आना है सबको। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? रहा तो मुझसे भी नहीं जाएगा, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अब क्या बताऊँ तुमको, डेली कॉल मैसेज करती रहना। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन वहाँ नेटवर्क कम ही रहता है। नेटवर्क भी नहीं रहता। बहुत अच्छा। मैं थोड़ा गुस्सा होकर बोला, आप गुस्सा मत करो, मैं कोशिश करूँगी ना। ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना। बाय, तुम भी अपना ख्याल रखना। उस समय राधिका को बाय बोलने पर लगा जैसे मेरी जान जा रही हो। राधिका 2 हफ्तों के लिए बुआ के घर चली गई। अब मैं उसे बहुत मिस करने लगा।
वहाँ जाने के बाद उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं रहता था। बात भी बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। जब वो चुपके से घर से थोड़ी दूर जाकर बात करती थी, मैं परेशान हो गया था। उसके बिना एक पल भी बड़ी मुश्किल से कट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक सेकंड घंटों के बराबर हो। इन 2 हफ्तों में मैंने महसूस किया कि किसी से दिल से जुड़ने पर उसके बिना रहना कितना मुश्किल होता है। 2 हफ्तों बाद राधिका को क्लास में देखकर सुकून आया। जान में जान आई। 2 हफ्तों में राधिका का सिलेबस काफ़ी छूट गया था। उसने मुझसे एक्स्ट्रा क्लासेस में इसे कवर करने को कहा। मैं भी उसे एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए राज़ी हो गया। जनवरी फर्स्ट वीक से एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुई। रविवार के दिन उस दिन राधिका अपनी सहेली के साथ आई। लगभग 1 घंटे पढ़ने के बाद जब जाने का समय हुआ, तो सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप किसी को पसंद करते हैं? मैंने राधिका को देखा, वो सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि सपना को हम दोनों की लव स्टोरी पता है। फिर मैंने कुछ सोचकर बोला, मेरा छोड़ो, तुम बताओ, लगता है तुम्हें कोई पसंद आ गया है। मेरा तो पता नहीं, पर राधिका को ज़रूर कोई पसंद आ गया है। फिर मुझे लगा कि सपना को सब कुछ नहीं पता है, उसे डाउट है। ओ, राधिका बताओ कौन पसंद आ गया तुम्हें? वो नहीं बताएगी सर, मैं बता दूंगी उसका क्रश। पहले आप बताओ, आपको कोई पसंद है? पसंद तो है, लेकिन समय आने पर बताऊंगा। अच्छा इतना तो बता दीजिए, वो आपके कॉलेज की है, गर्ल्स पॉलिटेक्निक की है या बाहर की? फिर कभी बताऊंगा सपना। नहीं सर प्लीज़ आप बताओ ना। मैं बोला, गर्ल्स पॉलिटेक्निक। सपना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर? मैं हंसते हुए बोला, पूरी इंक्वायरी ही कर लो आज ही। फिर सपना मुस्कुराते हुए बोली, सर ऐसे ही हंसते रहा करिए, किसी को आपकी हंसी बहुत पसंद है। बताइए ना सर कौन सा ईयर है? मैं बोला, फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारे बगल में बैठी है इस समय। सपना बोली, वाह सर आप भी पसंद करते हैं इसको, ये तो बहुत चाहती है आपको। पता है सर, मैंने इसकी डायरी पर आपका नाम देखा, मुझे शक हुआ। मैंने पूछा, ये बता ही नहीं रही थी, बहुत परेशान किया, तब बताया कि राहुल सर मेरे क्रश हैं। मैंने पूछा, वो भी तुम्हें चाहते हैं? तो बोली, उन्हीं से पूछ लेना। तो मैं सोच रही थी आपसे ज़रूर पूछूंगी। चलो अच्छा हुआ जान गई ना। अब ये बात किसी को मत बताना, कम से कम कोचिंग में तो किसी को नहीं। नहीं बताऊंगी सर। मेरी ट्रीट कब मिलेगी? ठीक है, ट्रीट की प्लानिंग करते हैं। इस तरह से उस दिन के क्लास का दी एंड हुआ। सपना ने मुझसे तो बोल दिया था कि वो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अब ये बात तेजी से फैलने लगी कि राहुल सर और राधिका का चक्कर चल रहा है। मैंने सपना से पूछा तो बोली, सर मैंने किसी को नहीं बताया, बस एक फ्रेंड है सिमरती, उसे ही बताया था। मुझे अब समझ आ गया था कि कैसे ये सब बातें एक दूसरे में तेजी से फैलती है। अब मेरे दोस्त भी मेरे मज़े लेने लगे थे। स्टूडेंट्स में भी ये बात फैल गई थी, लेकिन किसी ने मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन एक दिन मेरा पसंदीदा छात्र दीपक घर पर आया। वो अक्सर मेरे यहाँ आता रहता था और छात्रों के फीडबैक से मुझे अवगत कराता था। और उस दिन बातों बातों में उसने कहा, सर कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? सर पता है आपको, आजकल आपके और राधिका के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं। कौन क्या कहता है? सब कहते हैं, सबको पता है आप दोनों के अफेयर के बारे में। एक दिन कैलाश ने आप दोनों को मिलन पॉइंट रेस्टोरेंट से बाहर निकलते देखा था, उसने ही पूरे कॉलेज में ये बात फैलाई है। और सर थोड़ा अलर्ट रहिएगा, कैलाश ने राधिका के भैया गोपी को भी ये बात बता दी है। वो बहुत बड़ा गुंडा है और राधिका की कोचिंग भी बंद करा सकता है और आपके लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है। मेरी तो फिर से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि गोपी काफ़ी बिगड़ेल तरह का लड़का था और मैं ठहरा सीधा साधा। उसके बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं राधिका के प्यार में इतना मशगूल था कि इन सब चीज़ों का ख्याल ही नहीं आया। लेकिन अब दीपक की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। सर आप टेंशन न लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं सोनू भैया से बोल दूंगा। वो गोपी से भी बड़े गुंडे हैं, वो समझा देंगे तो वो समझ जाएगा। ये सब बातें करके दीपक तो चला गया, लेकिन मेरे लिए एक बड़ा सर दर्द छोड़ गया। अब तो राधिका को कॉल करने से भी डर लग रहा था। तभी राधिका की कॉल आई। क्या कर रहे हैं मिस्टर वैलेंटाइन? कुछ नहीं यार, बस परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे भैया कभी कुछ पूछ रहे थे तुमसे? नहीं तो। अरे हाँ, एक बार पूछा था, राहुल सर कहाँ रहते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो बोले दो लड़के पूछ रहे थे, उनसे मिलना है। राधिका की ये बात सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। राधिका बोली, क्यों, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए आप? तुम्हें पता है तुम्हारे भैया को सब पता चल गया है हमारे बारे में? क्या सच में? हाँ, कैलाश ने हम दोनों को मिलन पॉइंट रेस्टोरेंट के बाहर देखा था।
और सबको बता दिया, कॉलेज में भी और तुम्हारे भैया को भी। राधिका कुछ सोचकर बोली, अच्छा सुनिए, आप डरिए मत, हम दोनों ने कौन सा गलत काम किया है, बस प्यार ही तो किया है। मैं डर नहीं रहा हूँ, डर इसलिए रहा हूँ कि कहीं तुम्हारी कोचिंग ना बंद हो जाए, फिर मिलेंगे कैसे। मैं उनके कहने से कोचिंग आना थोड़ी ही ना बंद कर दूंगी, खुद घूमते रहते हैं दिन भर, ना कोई काम ना धाम। अच्छा सुनिए, ये सब चिंता छोड़िए, कल रोज डे है, याद है ना आपको। हाँ याद है, एक रोज को रोज देना है कल। अच्छा जी, रोज तो आप हो। चलो मैं मार्केट जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, बाय। बाय, मिस यू टू। राधिका की हिम्मत भरी बातों से मुझे काफ़ी राहत मिली। रात के 11 बजते ही राधिका का मैसेज आया, हैप्पी रोज डे। मैंने भी मैसेज किया, हमारा प्यार गुलाब की तरह है, ये हमेशा खिलता रहेगा। हैप्पी रोज डे मिस रोजी। उस दिन राधिका क्लास में 10 मिनट पहले ही आ गई। एक दूसरे को गुलाब जो देने थे, इस तरह हम दोनों ने वैलेंटाइन वीक के हर दिन 10 मिनट पहले पहुंचकर एक दूसरे को विश किया, बस विश और कुछ नहीं। हाँ, टेडी डे के दिन टेडी, चॉकलेट डे के दिन चॉकलेट भी दी एक दूसरे को। 13 फरवरी को किस डे था, और उस दिन 14 फरवरी के दिन क्लास बंद थी। 14 फरवरी आने वाली थी, उस समय रात के ठीक 12 बज रहे थे, तभी राधिका की कॉल आई। ख्वाहिशों के समंदर के सब मोती आपको नसीब हों, आपके चाहने वाले हमसफ़र आपके हरदम करीब हों। कुछ यूं उतरे आपके लिए रहमतों का मौसम, कि आपकी हर दुआ हर ख्वाहिश कबूल हो। जन्मदिन मुबारक हो मिस्टर वैलेंटाइन। राधिका के कशिश भरी आवाज़ में ये पंक्तियां सुनकर मेरा मन खुशियों से भर गया, या यूं कहें तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीट हार्ट, और हैप्पी वैलेंटाइन डे। सुनिए, मुझे आज दिन में आपसे मिलना है, मैं खुश होते हुए बोला। सही में, कहाँ मिलोगी। कोचिंग में। लेकिन कोचिंग तो बंद है ना। एकदम बुद्धू हो आप, बंद है तो सही है ना, कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं और आप। राधिका की इतनी हिम्मत देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन मैंने कोचिंग में मिलने के लिए हामी भर दी। दोपहर 12:30 बजे मिलने का प्लान था। मैं उस दिन ब्लू कलर की टी शर्ट, सफ़ेद जींस, स्पोर्ट्स शूज, वॉच पहनकर 12:35 पर कोचिंग पहुंचा। बैठकर राधिका का इंतजार करने लगा। मेरा इंतजार 1 बजे खत्म हुआ। राधिका आज थोड़े अलग लुक में थी, सफेद टी शर्ट, ब्लू जीन्स, ब्लैक डायल की रिस्ट वॉच, आंखों में स्पेक्स और कानों में खूबसूरत गोल गोल कुंडल उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। आज वो एकदम बदली बदली सी थी। फिर बाद मैंने उसे समोसे और कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, क्योंकि कोचिंग आते वक्त मैंने रास्ते में से समोसे और कोल्ड ड्रिंक ली थी। राधिका ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी समोसे, और अपने साथ लाए बैग में से उसने एक डब्बा निकाला। उस डब्बे में एक खूबसूरत केक था, जो घर पर बनाया गया था। केक पर दिल के आकार की आकृति बनी हुई थी, जिसमें लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो और वैलेंटाइन डे मुबारक हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने केक काटा और उसने एक खूबसूरत गाना भी गाया मेरे लिए। फिर एक दूसरे को केक खिलाया और थोड़ी मस्ती भी की। फिर राधिका ने अपने बैग से एक गिफ्ट निकाला और मुझे खोलने को कहा। कितना प्यारा गिफ्ट था, मैं शब्दों में नहीं बता सकता था। उस गिफ्ट में 3 चीज़ थी, एक दूसरे को किस करते हुए रोमांटिक मेटालिक कपल, एक वुडन कार्निंग और एक खूबसूरत रोज़। मैंने उस गिफ्ट को अपने होंठों से लगाया और राधिका को थैंक यू बोला। मैंने भी राधिका को एक वैलेंटाइन गिफ्ट दिया। हम दोनों ने खूब बातें की, समोसे और कोल्ड ड्रिंक भी खाए। अब 2:30 बज चुके थे। राधिका ने कहा, अब चलना पड़ेगा, नहीं तो भैया शक करेंगे। बहाना बनाकर आई हूँ कि सपना के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है राधिका, एक और गिफ्ट देना था आपको। गिफ्ट तो दिया तुमने राधिका, अभी एक बाकी है। क्या। राधिका बोली, उसके लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी। हम दोनों उस समय खड़े थे। मैंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। उस समय पूरी तरह सन्नाटा था। लगभग 2 मिनट हो गए आंखें बंद किए हुए। फिर मैंने राधिका से कहा, कितनी देर तक आंखें बंद रखनी होंगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा, राधिका मेरे बेहद करीब थी। उसकी आंखें बंद थी। मैंने राधिका के होंठों की जिज्ञासा को भांप लिया था। धड़कनें तेज हो चली थी। मैं राधिका की सांसों को महसूस कर सकता था। राधिका कोशिश कर रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन खुद को रोकना मुश्किल था। मेरी आंखें फिर से बंद हो गई। अब हमारे होंठ एक दूसरे के बेहद करीब थे, फिर एक दूसरे से टच भी हो गए। उस कोमल होंठों की छुअन ने मेरे रोम रोम को रोमांचित कर दिया। होंठ एक दूसरे को छूकर दूर भी हुए, लेकिन आंखें अभी भी बंद थी। मेरी धड़कन तो और भी तेज चल रही थी। पूरे बदन में एक प्रकार की धारा प्रवाह हो चली थी। राधिका की तेज धड़कन और सांसों को मैं बहुत करीब से फील कर रहा था। ऐसे ही 2 बार होंठ एक दूसरे को छूकर थोड़ा अलग हुए। अब तो खुद पर काबू पाना असंभव था। मेरे हाथ अचानक राधिका को अपने करीब खींच लाए
और फिर शुरू हुआ एक अनमोल प्यार। दोनों के होठों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, मानो कोई नदी समुंदर में मिलने के लिए कितनी बेचैन हो। वो पहला किस कितना खूबसूरत था, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ, वो अनमोल था, आदित्य था, अजीज था। उसके बालों को चूमा तो एहसास ये हुआ, एक पानी ही ज़रूरी नहीं बस प्यास बुझाने के लिए। ये सब होने के बाद हम दोनों के दिल की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधिका का चेहरा नीचे झुका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून साफ देखा जा सकता था। हम दोनों चुप थे, कोई शब्द नहीं बचे थे, दोनों एहसासों से बातें कर रहे थे। फिर मैंने कहा, तुम्हारा ये गिफ्ट कभी नहीं भूलूंगा, ये तोहफा पूरी जिंदगी याद रहेगा। थैंक यू। राधिका निरुत्तर थी, खुश थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन हिम्मत करके उसने कहा, आंखें बंद करके आपका इस्माइल करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य है। फिर अंत में जाते समय उसकी एक अजीज इस्माइल दिल को पार कर गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस तरह से ये मेरा पहला जन्मदिन था। राधिका ने मेरे जन्मदिन को सुपर स्पेशल बना दिया था। बार बार उस लम्हे को सोचकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ जाती थी। वह खास दिन, वो पहला किस, वो लबों की गर्माहट, वो पहला एहसास मेरी यादों के झरोकों में खूबसूरती से कैद है। उम्र का फेर था या सच में कच्ची उम्र का प्यार ऐसा होता है, पता नहीं। चाहे कितनी भी बातें हों, कम लगती थी। मिलने का बार बार मन करता था। कुछ दिनों के लिए मामा के परिवार को कहीं जाना था और मैं घर पर अकेले रहने वाला था। इसलिए हम दोनों ने एक बार घर पर मिलने का फैसला लिया। घर पर मिलने का दिन और समय सब तय हो गया और राधिका से घर पर मिलने का वह शुभ मुहूर्त भी आ गया। राधिका को पहली बार घर पर बुलाने की घबराहट व उसके आने की बेसब्री से इंतजार ने मेरे धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रखी थी। मैंने राधिका को कॉल की। डियर, और कितना इंतजार कराओगी, कब तक पहुंच रही हो? बस मैं आ गई हूँ, कोई 3-4 मिनट में घर तक पहुँच जाऊँगी। अच्छा सुनो, तुम बेल मत बजाना, दरवाज़ा खुला है, सीधा घर में आ जाना और दरवाज़ा लॉक करके हॉल में आना। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? मिस दिवाली, आपके सवालों का सिलसिला कोचिंग में भी हो सकता है। फ़िलहाल मैं जितना कह रहा हूँ इतना सुन लो ना डियर प्लीज़। ठीक है बाबा, आपका हुक्म सराखों पर, बस मैं पहुँच गई हूँ। खास नहीं, बस हॉल में रखे टेबल क्लॉथ, गुलाब के फूल व कुछ मोमबत्तियों के सारे मैंने डेकोरेट किया। तभी मुझे राधिका के आने की आहट मिली। मैंने हॉल में लगे शीशे में खुद पर एक सरसरी नज़र डालते हुए फटाक से हॉल की लाइट्स ऑफ कर दी। तभी राधिका ने हॉल को अपने कोमल कदमों से नवाजते हुए अंदर प्रवेश किया। मैंने घुटने पर बैठकर हाथों में गुलाब का फूल लिए राधिका से जाने क्या क्या कहने का सोचा था, पर राधिका की खूबसूरती और उसके अंदाज का कुछ जवाब नहीं था। हर बार लगता था जैसे ये मेरी पहली मुलाकात हो और उस पर पड़ती ये मेरी पहली नज़र हो। राधिका ने ग्रे कलर का डाउन शोल्डर नेरो टॉप विद अम्ब्रेला स्कर्ट पहन रखा था। उसके कंधों पर डाउन शोल्डर टॉप की हाईलाइट होती ब्लैक स्लीव, ग्रे स्कर्ट पर बिखरी हुई काली छींटे वे उजले लंबे पैरों पर काली जूती, उसके लंबे व सिल्की बाल मुझे उस पर राधिका पर फना कर देने को बहुत थे। मैं मंत्रमुग्ध होकर बस राधिका को देखे जा रहा था। मेरा मन तो पहले ही चंचल हुआ जा रहा था, ऊपर से राधिका के मेरी आंखों में आंखें डालकर गौर से मुझे देखने का वो शरारती अंदाज मुझे खुद पर काबू खो देने के लिए मजबूर कर रहा था। राधिका का ये खूबसूरत अंदाज, ऊपर से उसका मुझे इस कदर देखना, कुछ इस तरह मुझे बेकाबू किए जा रहा था जैसे होली के दिन अपनी माशुका के रुखसार पर गुलाबी गुलाल लगाकर तो खुद मन चंचल अवस्था में रुमानी हुआ पड़ा है। ऊपर से माशुका अगर खुद बैठाकर अपनी आगोश में अपने हाथों से भांग का प्याला पिला रही हो तो जायज़ है। जहन का जर्रा जर्रा बेकाबू हो जाता है। राधिका बोली, वाह, इतना खूबसूरत डेकोरेशन और साथ में इतना स्मार्ट पर्सन, क्या इरादा है जनाब? आप कुछ बोलेंगे, कहाँ खोए हैं आप? मैं अच्छी नहीं लग रही? चुप रहो, तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे लफ्ज़ों में बयां करूं मैं खूबसूरती तुम्हारी, बस इतना समझ लीजिए मोहतरमा, सुंदरता का झरना भी तुम हो, खूबसूरती का दरिया भी तुम हो। तुम्हें देखकर चांद भी शर्माता होगा, तुम जैसा दूजा कोई अब ये खुदा भी ना बना पाता होगा। राधिका मनमोहक मुस्कान के साथ बोली, अच्छा अच्छा, और कुछ मत कहना तारीफ करने में जनाब, कोई सानी नहीं है आपका, बस तारीफ ही करेंगे या कुछ खिलाएंगे भी, बहुत भूख लगी है। ओहो, मेरी जान को भूख लगी है, मैं बनाता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या बनाएंगे आप मेरे लिए? तुम जो कहो। अच्छा जी, तो 2 पैक जाम बना दीजिए। फुल टू फुल रोमांटिक मूड में हो आज तुम राधिका। आपकी नशीली आंखें देखकर कोई भी रोमांटिक और मदहोश हो जाएगा। आज तक तो कोई हुआ नहीं रोमांटिक और मदहोश तुम्हारे सिवाय। किसी ने ध्यान से आपकी आंखों को ऐसे देखा नहीं होगा, देखा होता तो पक्का हो जाता।
अच्छा अच्छा, और कुछ मत कहो, तुम बैठो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसी आपकी मर्जी। मैं किचन में गया और मैगी व कॉफ़ी बनाने लगा। 2 मिनट बाद राधिका ने हौले हौले कदमों से किचन में प्रवेश किया। हमें पता था आप मैगी ही बनाओगे। तुम्हें कैसे पता? थोड़े आलसी जो हैं आप, ज़्यादा मेहनत वाला काम थोड़े ही ना करेंगे आप मेरे लिए। अच्छा जी, मतलब ये सारा यादगार पल खाना बनाने में व्यर्थ कर दूं? आप ना झल्ले हैं, मजाक भी नहीं समझते। मैगी और कॉफ़ी बनाने के बाद हमने एक दूसरे को मैगी खिलाई और उस यादगार लम्हे में एक और यादगार लम्हा जोड़ दिया। खाने के बाद का लम्हा कुछ ज़्यादा ही यादगार बन गया। हुआ यूं कि मैंने राधिका के लिए एक पेंडेंट लिया था। मैंने उस पेंडेंट को हाथ में लिए हौले हौले अपने कदमों को राधिका की ओर बढ़ाते हुए उसके करीब पहुंचा। फिर पीछे से धीरे से उसकी जुल्फों को हटाते हुए मैंने वह पेंडेंट राधिका को पहनाकर उसे चूम लिया। फिर हौले हौले राधिका को अपनी तरफ रुख देते हुए मैंने अपनी पावन नजरों से राधिका के गर्दन को निहारा। वह पेंडेंट राधिका की हिरनी से लंबे गले में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और पेंडेंट की लॉकेट उसके उजली गर्दन पर चांद के टुकड़े सा चमक रहा था। फिर राधिका को मैंने शीशे के सामने खड़ा करते हुए पूछा, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर सच कहो, क्या तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। जितना खूबसूरत पेंडेंट है, ठीक उतनी ही खूबसूरती से आपने उसे सजाया भी मुझ पर। शुक्रिया आपके तोहफे पर। आपके अंदाज के लिए मैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सौगात में आपको भी एक तोहफा दे सकती हूँ। सौगात में तोहफा देने वाली बात पर मेरी समझ में नहीं आई। आपके लिए मैं चॉकलेट लाई हूँ, तो शेयर करके खाया जाए। बिल्कुल, भला तुम मुझे अपने खूबसूरत हाथों से कुछ खिलाओ और मैं मना कर दूँ? चलिए फिर आंखें बंद कीजिए। अब भला चॉकलेट खिलाने के लिए आंखें क्यों बंद करूँ? मैंने कहा ना, ज़्यादा कुछ नहीं, पर मैं सौगात में एक तोहफा दे सकती हूँ। आप आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें बंद की। लगभग 2 मिनट बाद बंद पलकों में मेरे होंठों पर थोड़ी सी हिरन सी मेरी आंखें खुली। राधिका चॉकलेट अपने हाथों में नहीं, अपने होंठों में लिए मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। मैंने भी वक्त ज़ाया ना करते हुए उस खूबसूरत पल को रूह की गहराई तक नवाजा। मैं और राधिका ने एक दूसरे के होंठों के सहारे चॉकलेट खिला रहे थे। धीरे धीरे चॉकलेट की वो लंबी बाइट ख़त्म हुई और हमारे लबों के दरमियान दूरियां भी ख़त्म हुई। और फिर एक दफ़ा हम दोनों के लबों ने एक दूसरे के लबों को खूब लव किया। राधिका के लबों की गर्माहट ने मेरे रोम रोम को रोमांचित कर दिया और मेरा पूरा शरीर कांप गया। कांप तो राधिका भी रही थी, मेरी तरह उसका भी ज़र्रा ज़र्रा रोमांचित हो चला था। उस समय खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। उस मोमबत्ती की रोशनी में पलके झुकाए राधिका अप्सराओं की भी राजकुमारी लग रही थी। हम दोनों शर्मीले थे, इतना पैशनेट कि इसके बाद एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन फिर 1-2 मिनट बाद हमने एक दूजे को गले से लगाकर खूब आहें भरी। एक दूजे को गले लगाकर जो सुकून मिला उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम दोनों उस पल के एक एक पल को खूब एंजॉय कर रहे थे। हम दोनों एक दूजे की बाहों में सुकून का पल जी ही रहे थे। तभी मुझे घर में किसी के आने की आहट सी हुई। मैंने कुछ घबराकर राधिका से पूछा, तुमने दरवाज़ा तो बंद किया था ना? ओहो, शायद मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई हूँ। तुम यहीं रुको, मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। मैं हॉल से बाहर निकला ही था कि घर के अंदर दरवाजे के पास राधिका का भाई गोपी दो और लड़कों के साथ खड़ा था। मेरी तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। होश ही उड़ गए। पल भर पहले जो खुशी का माहौल था वो अब तनाव में तब्दील हो चुका था। गोपी गुस्से में लाल था। वो अन्य लड़कों को वहीं रुकने का इशारा करते हुए मुझसे बिना कुछ बोले घर के और अंदर की तरफ जा रहा था। उस समय मुझ में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी, और रोक भी कैसे पाता? आखिर वो राधिका का भाई था, और एक भाई के लिए ये स्थिति कितनी मुश्किल होगी मैं समझ सकता था। जाहिर सी बात है, इस मौके पर एक भाई का गुस्सा होना भी लाजमी था। हॉल में कैंडल और गुलाब के साथ रोमांटिक माहौल में अपनी बहन को देखकर गोपी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। राधिका अपने सामने गोपी को पाकर बेहद असहज हो गई थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस तनाव के माहौल को आज भी याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हॉल में एकदम सन्नाटा था। ना राधिका के पास कोई शब्द था, ना मेरे पास। और गोपी इतना गुस्सा, परेशान और हैरान था कि वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। राधिका के हाथों को पकड़कर वो उसे घर के बाहर ले जाने लगा। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं गोपी के सामने बेहद शर्मिंदा था। जाते समय उसने एक वाक्य बोला, तुझे तो मैं बताऊंगा। अपने भाई के मुंह से मेरे लिए आपकी जगह तू शब्द का संबोधन सुनकर राधिका और भी मायूस हो गई। मुझे भी बुरा लगा, लेकिन जब इस तरह की बात हो तो गोपी का गुस्सा होना लाजमी था। गोपी राधिका को लेकर चला गया, साथ ही साथ मेरे सपनों को भी तोड़ गया।
उस दिन ना नींद आई ना चैन, और नींद आए भी तो कैसे। राधिका के बारे में सोच सोच कर परेशान था। बार बार मोबाइल का इनबॉक्स चेक कर रहा था कि कम से कम एक मैसेज आ जाए राधिका का। लेकिन उस दिन ना तो राधिका का कोई मैसेज आया, ना ही कॉल। कॉल करने से भी डर लग रहा था कि कहीं उसका मोबाइल गोपी के पास ना हो, और इसकी पूरी संभावना भी लग रही थी। इसीलिए इंतज़ार के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो रात बड़ी ही भयानक रात थी, पूरी रात मैं सो नहीं पाया। बस करवटें बदलता रह गया, तरह तरह के बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। कहीं गोपी राधिका का कॉलेज ना छुड़वा दे, कहीं फ़ोन ना जब्त कर ले, उस पे हाथ तो नहीं उठाया होगा, कहीं मुझे कोचिंग में आकर बेइज्जत ना कर दे। इस तरह के बुरे ख्याल मेरे मन को और पीड़ा पहुंचा रहे थे। अब तो बस एक ही रास्ता था, भगवान पर भरोसा करना, क्योंकि वही सब चीज़ें सही कर सकते थे। जैसे तैसे वो रात कटी, सुबह मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कांपते हाथों से राधिका को कॉल लगाया। लेकिन ये क्या, नंबर स्विच ऑफ था। मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई, लेकिन और कुछ कर भी नहीं सकता था। मजबूरी इंसान के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होती है, मुझे उस दिन पता चला। अब ना राधिका की कॉल आती थी ना मैसेज, उसका नंबर भी नहीं लगता था, उसके बारे में कोई सूचना भी प्राप्त नहीं होती थी। अब हर दिन बड़ा गम जैसा लगने लगा। वो दिन कितने मुश्किल थे, शब्दों में नहीं बता सकता। उन दिनों का हाल ए गम अपना क्या बताऊं आपको। दिल से बातें करना दस्तूर था हमारा। लोग मरते हैं एक बार में, जिंदगी में हर रोज मरना फितूर था हमारा। राधिका की सहेली सपना भी कुछ दिनों तक कोचिंग नहीं आई। लेकिन जब हफ्तों के बाद कोचिंग में सपना के दर्शन हुए तो उससे पता चला गोपी ने राधिका का कॉलेज ही छुड़वा दिया है। मोबाइल भी नहीं है राधिका के पास, और गोपी ने घर में राधिका की काफ़ी इंसल्ट भी की है। मैंने सपना से कहा तुम राधिका से बात कर सकती हो। नहीं सर, पता चल जाएगा गोपी को तो मेरा भी कॉलेज और कोचिंग दोनों छूट जाएगा। गोपी ने मुझे भी मना किया है राधिका से मिलने के लिए। सपना की बातें सुनकर मेरी परेशानियां और भी बढ़ गई। फिर एक दिन पता चला राधिका के पापा की पोस्टिंग उत्तराखंड में हो चुकी है, और राधिका का पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो चुका है। उस घटना को 5 महीने बीत गए। मैं हर रात इंतजार करता था कि आज राधिका की कॉल आएगी, लेकिन हर दिन निराशा हाथ लगती थी जब भी किसी अनजान नंबर से कॉल आती। मैं जल्दी से उठाता था, लेकिन जब पता चलता था कि ये राधिका की कॉल ना होकर किसी और की है तो मोबाइल पटकने का मन करता था। धीरे धीरे उम्मीदें खत्म हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एनटीपीसी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में नौकरी मिल गई। मैंने 1 साल के दौरान ही अपनी नौकरी बदल ली और उत्तर प्रदेश जल निगम में आ गया। मेरी तैनाती वाराणसी में हुई। उस दिन ट्रेन के पूरे सफर में राधिका का चेहरा मेरे सामने घूम रहा था। उस यात्रा का एक मिनट भी ऐसा नहीं था जिसके ख्यालों में राधिका ना हो। अफसोस भी हो रहा था कि मुझे देखते ही ख्याल क्यों नहीं आया कि ये राधिका है। ठीक उसी समय ख्याल आया होता तो ट्रेन छोड़ देता, थोड़ी देर बात करता, उसका हाल चाल लेता। खैर, अब पछताकर भी क्या मिलता। 2-3 दिन तो खूब ख्याल आया और फिर मैं अपने दैनिक कामों और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे राधिका का ख्याल फिर से दिल से निकल गया। उस ट्रेन की घटना के ठीक 3 महीने बाद मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम था। मैंने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और जी जान से अपनी तैयारी के अंतिम दौर का रिवीजन करने लगा। फिर एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। मेरा एग्ज़ाम सेंटर वाराणसी में ही था। एग्ज़ाम सेंटर की हालत सही नहीं थी। सेंटर के बाहर न बैठने की जगह, न कोई वॉशरूम। यूपीएससी प्री के पहले पेपर का एग्ज़ाम सुबह 9 से 12 तक होना था। दूसरा पेपर उसी दिन 2 से 5 बजे तक था। मैं ठीक आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंच गया और ठीक 8:35 पर अपनी सीट पर भी बैठ गया। भीषण गर्मी थी और मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था। उस कमरे में मात्र एक पंखा लगा हुआ था। मेरी सीट लास्ट वाली बेंच पर थी और पंखा बीच में, और उसकी स्पीड ऐसी थी मानो उसमें जान ही ना हो। मैं पसीने से लथपथ था, इसलिए मैंने सोचा जब तक पेपर नहीं बट रहा मैं बीच की बेंच पर बैठ जाता हूँ। पसीने से थोड़ी तो राहत मिलेगी। मैं बीच वाली बेंच पर बैठ गया। पसीना सूखने के बाद मैं आराम की मुद्रा में बेंच पर नीचे की तरफ सर रखकर आराम फरमा रहा था। तभी किसी की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी सीट है। उस आवाज़ से मुझे कुछ अनुभूति हुई कि ये जानी पहचानी सी है। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही और मुंह से निकल पड़ा, राधिका। राधिका भी बोली, आप? फिर हम दोनों आश्चर्य से निशब्द हो गए। मैरून कलर की कमीज, दुपट्टा, आंखों में वही चमक, चेहरे पर वही तेज, वही गुलाबी रुखसार, वही होंठ, वो असीम प्यार, वो चाहत, जन्मदिन, सुकून से गले लगाना, वो रोमांटिक किस, वो रोमांटिक पल, वो घंटों फोन की बातें। मात्र कुछ सेकंडों में ही राधिका और मेरा पूरा भूतकाल मेरे चेहरे के सामने गोते लगा गया। तभी बेल बज गई और पेपर बंटने शुरू हो गए। सबको आवंटित किए हुए सीट पर बैठने को कहा गया।
मैंने राधिका से बोला, एग्ज़ाम के बाद बात करते हैं, पहले अच्छे से एग्ज़ाम दो, ऑल द बेस्ट। आप भी पूरा फोकस करना एग्ज़ाम पर, एग्ज़ाम के बाद बात करती हूँ आपसे, बेस्ट ऑफ लक। पहले 10-15 मिनट तो राधिका के बारे में सोचने में ही निकल गए, लेकिन यूपीएससी का पेपर था तो फोकस करना बेहद ज़रूरी था। राधिका को देखने के बाद एक गजब का ऊर्जा का संचार हुआ था और मैंने उस ऊर्जा का उपयोग भी किया और मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। एग्ज़ाम के बाद हमने वहीं बैठने की कोशिश की, लेकिन परीक्षक महोदय ने हम दोनों को क्लासरूम के बाहर जाने की हिदायत दी। क्लासरूम से निकलकर हम लोग सीढ़ियों पर आ गए। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि किस तरह बात शुरू करूं, लेकिन राधिका के अंदर हिम्मत थी। वो बोली, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कहाँ रहते हैं आप और क्या करते हैं? मैं जल निगम में अवर अभियंता हूँ, यहीं श्री राम नगर कॉलोनी वाराणसी में रहता हूँ। क्या सच? हाँ, झूठ क्यों बोलूँगा? हम भी तो वहीं रहते हैं, किराए के मकान में अपने हस्बैंड के साथ। रियली? हाँ। अच्छा, तुम उनके साथ आई हो? क्या नाम है उनका? राधिका बोली, जतिन। मिलना चाहोगे आप? मैं कुछ सोचकर बोला, हाँ ज़रूर। ठीक है, आइए मिलवाती हूँ। गेट के बाहर निकलकर राधिका ने जो ही जतिन से मुझको मिलवाया। सुनिए, ये हैं राहुल सर, मेरे कॉलेज के। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही जतिन है जो मेरे डिवीज़न में बाबू है। जतिन ने मुझे नमस्ते तो किया, लेकिन किसी असमंजस में था। जतिन और मुझे ऐसे देखकर राधिका भी हैरान थी। मैंने इस असमंजस को दूर करने के लिए बोला, आओ सब कहीं बैठकर बात करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर के आसपास बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तभी जतिन बोला, सर हम अपनी कार से हैं, चलिए पास में एक रेस्टोरेंट है, अभी 1.5 घंटा है सेकंड पेपर में। फिर हम लोग कार में बैठकर रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट में हम लोगों ने एक दूसरे की शंकाओं का समाधान किया। राधिका और भी खुश लग रही थी ये जानकर कि जतिन मेरे साथ काम करता है। मैंने और राधिका ने जतिन को अपने प्यार से रूबरू नहीं कराया और रूबरू कराना उचित भी नहीं था। छुपाना ही सही था, क्योंकि उस प्यार का अब कोई मतलब नहीं था। राधिका अपनी ज़िंदगी में खुश थी। मुझे ये तो पता था कि जतिन मेरी ही कॉलोनी में रहता है और ये जानकर खुशी भी हुई कि राधिका मेरी ही कॉलोनी में रहती है। लेकिन ये जानकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि जतिन उसका पति है, क्योंकि मैं जतिन के काम व्यवहार से परिचित था और जतिन को मैं एक दो दफ़ा किसी अन्य महिला के साथ शॉपिंग मॉल में भी देख चुका था। शॉपिंग मॉल में दिखी महिला को ही मैं जतिन की पत्नी समझता था और आज पता चला कि राधिका उसकी पत्नी है। ये सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा था कि कहीं जतिन राधिका को धोखा तो नहीं दे रहा है। लेकिन ये सब पूछने का सही समय नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। जतिन का कार्य व्यवहार भी बहुतों को नहीं पसंद था। संक्षेप में कहूँ तो वह राधिका के लिए परफेक्ट नहीं था। रेस्टोरेंट के बाद हम लोग वापस सेकंड पेपर देने आ गए। सेकंड पेपर देने जाते समय सीढ़ियों पर राधिका ने पूछा, या यूं कहूँ अपना कंसर्न जताया, मेरी वजह से आपको उन दिनों बहुत परेशान होना पड़ा था, उसके लिए सॉरी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे, कहाँ और कब। मैंने सोचा नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रहा कि मेरी वजह से राधिका की खुशी ना मिट जाए। एग्ज़ाम के बाद हम दोनों एक दूसरे के मनोभावों को, चेहरे को आसानी से फील कर सकते थे। दोनों कुछ कहना चाहते थे, कई सालों की आप बीती को एक दूसरे से शेयर करना चाहते थे, एक दूसरे के सुख दुख से वाकिफ़ होना चाहते थे, एक दूसरे के पल पल से वाकिफ़ होना चाहते थे, लेकिन ना जगह थी ना सही समय। काश राधिका अकेले आई होती तो ज़रूर इतने सालों की कहानी को उसी दिन जान गया होता। लेकिन काश काश ही होता है। अंत में जाते समय अपने हस्बैंड के सामने राधिका ने बड़ी ही हिम्मत से, लेकिन कुछ घबराहट भरी आवाज़ में कहा, सर अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप हमारी कॉलोनी में रहते हैं लेकिन कभी घर नहीं आए। कभी समय निकाल कर आइए डिनर पर हमारे यहाँ, अच्छा लगेगा हम दोनों को। इतना सुनकर जतिन के चेहरे पर मैं शिकन को साफ पढ़ सकता था, लेकिन राधिका के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सच बताऊं तो वो निमंत्रण नहीं था, वो एक संकेत था कि राधिका ठीक नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत है। मैं भी चाहता था राधिका की ज़िंदगी की कहानी को जान सकूं, उसका साथ दे सकूं, और मैंने निमंत्रण को स्वीकार कर आने की हामी भर दी। ज़रूर कभी आऊँगा तुम्हारे घर। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं था, आपको भी तो उसी कॉलोनी जाना है। आप भी चलिए हम लोगों के साथ। हम तीनों कार में बैठ गए। रास्ते में हम तीनों चुप थे। कुछ समय बाद मेरा घर आ गया और एक क्यूट सी मुस्कान, लेकिन मुझसे कुछ उम्मीद के साथ राधिका ने मुझसे विदा ली। उस दिन राधिका से इतने सालों बाद मिलकर खुशी तो हुई, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि राधिका बेहद परेशान है और वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा था, राधिका किसी और की हो चुकी थी, लेकिन इस तरह राधिका का मेरी ज़िंदगी में बार बार आना, पता नहीं खुदा मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे।
राधिका के लिए मेरे दिल में अभी भी वही जगह थी जो कॉलेज के समय हुआ करती थी। इस बात का एहसास मुझे उस दिन हो रहा था। राधिका परेशान है, ये बातें कहीं न कहीं मुझे बहुत परेशान कर रही थी। और अब ज़िंदगी का एक मकसद बन चुका था कि राधिका की परेशानी को जानकर उसे दूर करना है। अब मैं जतिन के आमंत्रण का इंतज़ार करने लगा और ये इंतज़ार राधिका के जन्मदिन के एक दिन पहले ख़त्म हुआ, जब जतिन ने ऑफ़िस में मुझे घर आने के लिए निमंत्रित किया। सर, फ्री हो तो कल घर पर आ जाइएगा और आपके रात का भोजन मेरे यहाँ ही होगा। ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। जतिन ने नहीं बताया कि कल राधिका का जन्मदिन है, लेकिन राधिका का जन्मदिन भला मैं कैसे भूल सकता था। अब कल के लिए मेरे सामने गिफ्ट चुनने की चुनौती थी, क्योंकि राधिका अब शादीशुदा थी और उसके लिए आँख मूंद कर कोई भी गिफ्ट ले जाना मूर्खता थी। काफ़ी माथापच्ची के बाद मैंने गिफ्ट शॉप से राधा कृष्णा की एक छोटी व सुंदर मेटालिक आइडल खरीदा। अगले दिन शाम करीब 7 बजे मैं जतिन के घर पहुंचा। बेल बजाई और दरवाज़ा खुलते ही धानी रंग की साड़ी पहने राधिका के दर्शन हुए। हमेशा की तरह वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गिफ्ट देते हुए मैंने उससे जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। फिर पूछा, जतिन कहाँ है? वो मार्केट गए हैं, आते ही होंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम अकेली हो घर में? मैं जन्मदिन मना कहाँ रही थी। वो तो इस बार मनाने की सोची ताकि आपको आमंत्रित कर सकूं। मैंने गौर किया, राधिका कुछ घबराई हुई थी। मैंने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन वो खड़ी रही। मैंने महसूस किया वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। उसकी घबराहट को देखकर मैं कुछ पल भूल गया कि वो शादीशुदा है और सोफे से उठकर उसके हाथों को पकड़कर पास बैठाने ही वाला था कि मेरी नज़र उसकी चूड़ियों पर गई। फिर मुझे ध्यान आया, राधिका शादीशुदा है। और मैंने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन मुझे खड़ा होकर राधिका खुद को नहीं रोक पाई और मेरे गले लग गई। मैं असमंजस में पड़ गया। मेरा दिल मुझसे दो तरह की बातें कर रहा था और दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत थी। ये लगा ये तो गलत है, मैं ऐसा कर राधिका की जिंदगी को खराब नहीं कर सकता। फिर दूसरे ही पल लगा कि राधिका किसी संकट में है, उसे मेरी सख्त ज़रूरत है और शायद अभी भी वो मुझसे प्यार करती है। 2 पल की जद्दोजहद के बाद मैंने राधिका के साथ जाने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक राधिका मुझसे अलग हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आंसुओं को छुपाकर रुंधे गले से सॉरी बोलते हुए पीछे मुड़कर वो अंदर के कमरे की तरफ जाने लगी। मैं हैरान वहीं खड़ा था। अब तो मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि राधिका को मेरी बेहद ज़रूरत है। मैंने हिम्मत की और अंदर की तरफ गया। अंदर में 2 कमरे थे। एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उस कमरे में राधिका नहीं थी। दूसरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन राधिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने राधिका को आवाज़ दी, लेकिन वो खोल नहीं रही थी। काफ़ी प्रयास के बाद उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने के बाद हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। सालों बाद एक दूसरे के आलिंगन से एक दूसरे के जज्बातों को, धड़कनों को साफ-साफ महसूस कर सकते थे। लेकिन राधिका से प्यार कुछ इस कदर था कि उसके साथ कुछ भी गलत हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। कुछ सोचकर मैंने अभी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया और राधिका से अलग हो गया। अलग होने के बाद राधिका की नज़रें ऊपर की तरफ थी और आंखें नम थी। प्लीज़ आप वहीं जाकर बैठ जाओ सोफ़े पर। मुझे लगा मैंने गलत किया, कोई तो बात है जिससे राधिका बेहद परेशान है। मैंने राधिका के माथे पर चुंबन करते हुए पूछा, क्या बात है, मुझे सब बताओ। कुछ देर हम दोनों वहीं खड़े रहे। पूरा सन्नाटा था। फिर कुछ देर बाद राधिका बोली, मैं बताना नहीं चाहती किसी को भी। मैं हार मान चुकी थी, लेकिन दोबारा आपको देखकर लगा कि आप अपने हो, आपको बताना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारा ही तो हूँ, तुम पूरी बात बताओ। राधिका ने कांपते हाथों से मेरी तरफ कागज़ का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए रूंधे गले से कहा, मैंने कुछ लिखा है इस पर, आप इसे अपने घर पर पढ़ लीजिएगा। सब पता चल जाएगा आपको। अभी आप हॉल में सोफे पर बैठिए, वो आते ही होंगे। मैं तब तक कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। मैं सोफे के पास चला आया। मैं जल्द से जल्द उस लेटर को पढ़ना चाहता था, लेकिन जतिन के आने का समय था और लेटर को वहाँ पढ़ना उचित नहीं था। अब मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहता था ताकि मैं जल्द से जल्द लेटर को पढ़ सकूं। कुछ मिनटों बाद जतिन आया। राधिका का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, केक काटा गया, लेकिन वो खुश नहीं थी। हालांकि जन्मदिन मनाने के बाद राधिका के स्वादिष्ट छोले भटूरे खीर खाकर खुशी नसीब हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सारा मन उस लेटर को जल्दी से पढ़ने पर था। उसके बाद मैं जाने लगा। जाते वक्त भी राधिका की नज़रें मुझे ऐसे देख रही थी मानो वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती है। घर आने के बाद मैंने जल्दी से कपड़े चेंज कर आरामदायक कपड़ों में बेड पर बैठकर लेटर को खोलने से पहले किस किया और खोलकर पढ़ना शुरू किया। सच बताऊं, हमें उम्मीद थी कि आप कभी ना कभी ज़रूर मिलोगे और मैं इंतज़ार भी करती थी। जब भी मैं कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर होती या कभी एग्ज़ाम देने जाती तो यही सोचती कि आप मिल जाओ।
और उस दिन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी जिसमें घोर अंधेरा छा गया है। आप एक उम्मीद की किरण हो, पता नहीं आप क्या सोचेंगे, लेकिन सच बताऊँ तो मेरे दिल में आपकी अभी भी वही जगह है जो पहले थी। अब मैं आपको दूर होने के बाद की अपनी सारी कहानी सुनाती हूँ। उस दिन आपके रूम से घर जाने के बाद भैया ने घर में काफ़ी बेइज्जती की, मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया गया और कोचिंग कॉलेज जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। आप तो जानती हैं मैं पढ़ाई में कितनी कमज़ोर थी, ऊपर से कॉलेज और कोचिंग छूट गया और आपसे दूर भी हो गई और पढ़ाई से मेरा मन बिल्कुल हट गया। मैं कैसे जी रही थी मुझे ही पता है, बहुत मुश्किल था। फाइनल एग्ज़ाम तो मैंने दे दिया, लेकिन कोर्स पूरा ना कर पाने के कारण मैं फ़ेल हो गई। वहाँ दोबारा एडमिशन भी नहीं हो पाया क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र उत्तराखंड में हो गया था और सब वहीं शिफ्ट हो गए थे। उत्तराखंड से ही मैंने इंटरमीडिएट किया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। सबको मेरी शादी की जल्दी थी और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही बिना मुझसे पूछे मेरी शादी तय कर दी गई। हालांकि अब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। इन कठिन सालों में ना तो मेरे पास आप थे और ना मोबाइल था, ना कोई दोस्त था। अपनी शादी में मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बुला सकी। शादी के बाद कुछ दिन इनके गांव रहकर मैं वाराणसी आ गई। मैं इतनी जल्दी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और ना ही मैं इनको एक्सेप्ट कर पा रही थी। फिर भी मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अपने इन हालातों से मैं पहले ही बहुत परेशान थी, फिर भी मैं खुद से समझौता कर चुकी थी कि यही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी परेशानी ज़्यादा हो गई। एक दिन मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था और मेरे पापा की इनके मोबाइल पर कॉल आई। मैं कभी इनका मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, ना ही मैं उनके मोबाइल पर इतना ध्यान देती थी। लेकिन उस दिन उनके मोबाइल से पापा से बात करने के दौरान व्हाट्सएप पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे। शायद गलती से वे डेटा ऑफ करना भूल गए थे। कॉल के दौरान उनका ध्यान मोबाइल पर था कि जल्दी से बात खत्म हो और वो मोबाइल ले लें। मुझे कुछ शक हुआ और मैंने बहाना बनाया कि आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही, छत पर जाकर बात करती हूँ। छत पर जाकर मैंने वो नोटिफिकेशन चेक की। मैं हिल गई। मेरी लाइफ तो पहले से ही नर्क बनी हुई थी और अब इनके मोबाइल में किसी लड़की के न्यूड फोटोज़, गंदे चैट्स और उससे इनकी प्यार भरी बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। चैट से पता चला कि ये अक्सर मिलते भी हैं और वो सब करते हैं जो बेहद आपत्तिजनक था। मैं चैट पढ़ रही थी और मेरा शरीर कांप रहा था। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए मैं नीचे आई और कांपते होठों से मैंने इनसे पूछा, ये सब किया है? ये सब सुनने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मोबाइल छीन कर ले लिया और कड़क शब्दों में बोले, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बाद में बात करेंगे इस मुद्दे पर, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ये सब देखकर और उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा था। उनके ऑफिस जाने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अब इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है और मैंने जहर खाने का फैसला कर लिया। लेकिन अभी भी दिल के किसी कोने में आपको छुपा कर रखा था। इस दुनिया से अंतिम विदाई से पहले मैं अपनी दुनिया के सबसे हसीन शख्स से यानी आपसे एक दफ़ा रूबरू होना चाहती थी। मैंने आपके प्रेम पत्रों को संभाल कर एक बैग में रखा था। पत्रों को मैंने अखबार के एक पेपर में लपेट कर रखा था। एक पत्र को निकालकर मैंने सबसे पहले उसे किस किया और पढ़ना शुरू किया। उस पत्र को पढ़कर मेरे आंसू और तेज़ हो गए। हम दोनों का असीम प्रेम, असीम खुशी के बाद ये दुर्दिन मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गए? मेरी आखिरी तमन्ना आपकी बाहों में दम तोड़ने की थी, लेकिन वो पूरा होता कहीं कहीं दूर तक नहीं दिख रहा था। पढ़ने के बाद जब मैं पत्र को उसी अखबार के पन्ने में लपेट रही थी, तभी मेरी नज़र उस अखबार की एक हेडिंग पर गई, जिस पर लिखा। हेडिंग पढ़ने के बाद मैंने उस न्यूज़ को पढ़ना शुरू किया। दरअसल उस न्यूज़ में एक दूसरी राधिका की प्रेरक कहानी थी, जो शादी के बाद पति और ससुराल वालों के दुर्व्यवहार, मारपीट, दहेज प्रताड़ना से पीड़ित थी। पेट में पल रहे गर्भ के बावजूद उसे तलाक भी दे दिया गया। इन सब के बाद भी उसने एक काम कर दिखाया, जो सबके लिए मिसाल बन गया। इतने कठिन दिनों के समय उसने कुछ ऐसा करने का फैसला लिया जो उसे खुद सुकून दे सके और वो सबके लिए प्रेरणा बन सके। तलाक और पेट में 4 महीने का भ्रूण होने के बाद भी उसने अपने पिता के घर पर ही यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया। शुरुआत में गजब का संघर्ष था। बच्चा होने के बाद उसकी देखरेख और घर का सारा काम करने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं दिया। तैयारी में लगभग 2 साल का समय लगा और आखिर उसने यूपीएससी क्वालीफाई ही नहीं किया, बल्कि महिलाओं में तीसरी रैंक भी प्राप्त की। उस राधिका के संघर्ष की कहानी पढ़कर मेरे सोचने का तरीका बदल गया। मैंने सोचा, एक राधिका है जो मुझसे कहीं 100 गुना ज़्यादा बुरी स्थिति में थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष की एक बेहतरीन मिसाल पेश की। और एक मैं हूँ जो संघर्ष से भाग रही हूँ। नाम एक ही है दोनों का, लेकिन काम में मैं इतनी पीछे क्यों? उस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने खुदकुशी का विचार त्याग दिया। अब मैंने संघर्ष करने का फैसला लिया।
मैंने सोच लिया कि अब मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी है और मुझे जतिन से तलाक भी लेना है। लेकिन मैंने दिमाग से काम लिया, मैं तलाक लेकर पापा पर आर्थिक बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए ये सब बातें मैंने अभी घर पर नहीं बताई हैं। मैंने सोच लिया कि आईएएस बनने के बाद जतिन को तलाक दूंगी। इस बीच मैंने समझदारी से काम लेना उचित समझा। मैंने फिर उनसे कुछ बात नहीं की। कुछ दिनों बाद मैंने उनसे कहा, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप सच में उन्हें प्यार करते हैं तो करिए। बस मुझे एक सपोर्ट कर दीजिए, मुझे पढ़ना है और पढ़ाई में मुझे कोई एतराज़ नहीं चाहिए। हम दोनों के बीच एक डील तय हुई कि मैं उन्हें रोकू टोकूंगी नहीं, जिसके एवज में वो मुझे पढ़ने से मना नहीं करेंगे। उसके बाद जब भी वो मेरे बदन को छूते थे, मुझे अजीब सा डर लगता था। मैं इन सब से जल्दी से निजात पाना चाहती हूँ। इस सब के बाद मैंने पूरी एहतियात बरती है कि मैं गर्भवती ना हो पाऊँ, क्योंकि आईएएस बनने के पहले मैं कोई बच्चा नहीं चाहती और ख़ासकर उस व्यक्ति का अंश अपनी कोख में बिल्कुल नहीं पालना चाहती, जिसे मैं प्यार नहीं करती। इस मामले में भगवान अभी तक मेरे साथ हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब क्या हो, क्योंकि वो अक्सर रात में पीकर आते हैं और ऐसे में खुद को बचा पाना बेहद मुश्किल है। मैं संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन बीच-बीच में टूट जाती हूँ। आपकी सख्त ज़रूरत मुझे महसूस होती है। आपको बहुत मिस करती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये जानकर और भी अच्छा लगा कि आप भी वाराणसी में ही रहते हैं और यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हम दोनों का चयन हो जाए। एक और बात, मैं उस मामले में थोड़ी स्वार्थी बन रही हूँ। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कहना देना चाहती हूँ। मैं तो शादीशुदा हूँ, आप मुझसे कहीं बेहतर डिज़र्व करते हैं और आपको मुझसे कहीं गुना बेहतर लड़की मिलेगी। फिर भी मैं अभी भी आपको पाना चाहती हूँ, ये ऐसा ख्वाब है जो पूरा नहीं कर सकती। फिर भी आपको बता रही हूँ, प्री निकलने के आसार लग रहे हैं और अब वर्तमान में मुझे आपका साथ चाहिए, ताकि मैं यूपीएससी की आगे की तैयारी में टूट ना जाऊँ। फ्री समय में दोपहर के समय आप कॉल करिएगा। राधिका ने अपना नंबर दिया। राधिका की ऐसी कहानी पढ़कर दिल का बेहद दुखी होना और आंखों में नमी आना स्वाभाविक था, लेकिन उस लेटर ने मेरा एक असमंजस दूर कर दिया। अब राधिका के करीब जाना, उससे बातें करना बिल्कुल गलत नहीं था। उसे मेरी ज़रूरत थी और शायद मुझे भी उसकी, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों एक दूसरे को अभी भी काफ़ी हद तक चाहते थे। अब मेरा कर्तव्य था राधिका का भरपूर साथ देने का, ताकि वो इस जंजाल से बाहर निकल सके और फिर से खुश रह सके। अब मैंने इसके लिए तरीके सोचने शुरू किए, दिमाग पर काफ़ी जोर दिया। उस रात सोया नहीं, पूरा समय सोच विचार में व्यतीत किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि राधिका ने जो सोचा है बिल्कुल सही है। लेकिन आईएएस बनने तक इस तरह जतिन को झेलना मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि ये राधिका के लिए बिल्कुल सही नहीं था। मैंने सोचा तलाक जितना जल्दी हो सही है और तलाक प्रोसेस अभी से शुरू होना चाहिए। तलाक प्रोसेस के दौरान राधिका अपने पापा के घर रहकर भी अपनी तैयारी जारी रख सकती है। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि तलाक के बाद हम दोनों के पेरेंट्स राज़ी हुए तो हम दोनों सदा के लिए एक बंधन में बंध जाएंगे और इसके लिए भरपूर कोशिश करूँगा और इस बीच अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। मैंने अगली दोपहर ऑफिस से बाहर निकलकर पार्क में बैठकर राधिका को कॉल किया और अपनी बातों और सोच से अवगत कराया। राधिका काफ़ी खुश हुई, उसे मेरा आइडिया ज़्यादा सही लगा। लेकिन ये सब चीज़ें आसान नहीं थी, बेहद मुश्किल था। तलाक के लिए सबसे ज़रूरी राधिका के पेरेंट्स को कन्विंस करना था और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जतिन को गलत ठहराना था, जिसको आधार बनाकर कोर्ट राधिका के तलाक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सके। यानी अब जो ज़रूरी चीज़ थी वो था सबूत जुटाना। हम दोनों इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि अब तलाक प्रोसेस शुरू करना है। मैंने जतिन के अवैध संबंध के सबूत जुटाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिर मुझे सफलता मिल ही गई और अब मेरे पास जतिन के अवैध संबंध के कई सारे सबूत हो गए। कुछ दिनों में राधिका अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाई। आपबीती सुनकर घर का माहौल गमगीन हो गया और उसने पुख्ता सबूत भी दिखाए। कुछ दिनों के आपसी विचार के बाद राधिका के मम्मी पापा और भाई सब तलाक की बात पर राजी हो गए। अब जतिन से राधिका के पापा ने बात की। काफ़ी हॉट टॉक हुई और राधिका के पापा ने राधिका को जतिन के पास भेजने से साफ साफ मना कर दिया। मामला गंभीर हो गया, दोनों पक्षों में काफ़ी कहासुनी हुई और तलाक के लिए मामला कोर्ट में चला गया। जतिन राधिका से तलाक नहीं चाहता था, लेकिन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जतिन के अवैध संबंध को आधार मानते हुए राधिका के तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया। वह दिन हम दोनों के लिए ऐतिहासिक था। उस दिन राधिका के तलाक की अर्जी मंजूर हो गई और प्री का रिजल्ट भी आया, जिसमें हम दोनों पास हो गए। जतिन को पता चला कि उसकी शादी तोड़ने में मैंने अहम भूमिका निभाई है और वो मेरा दुश्मन बन गया, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। राधिका से व्हाट्सएप पर ज़्यादा बात होती थी, कॉल पर कम, क्योंकि उसके घर पर सब होते थे, बात करना मुश्किल होता था। अब जो सबसे ज़रूरी था वह था हम दोनों की शादी। हम दोनों ने हिम्मत करके अपने अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक के संघर्ष की कहानी में ये काम सबसे ज़्यादा कठिन था।
कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद राधिका के पेरेंट्स तो मान गए, लेकिन मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वे इस बात पर अड़े थे कि मेरी शादी किसी तलाकशुदा लड़की से बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बीच रास्ते में राधिका को इस तरह नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसे भरोसा दिलाया, कुछ समय लग रहा है लेकिन मैं पेरेंट्स को मना लूंगा। मैंने उसे मेंस पर फोकस करने को कहा। इस जद्दोजहद के बीच मैंने मेंस की अपनी पढ़ाई जारी रखी। दोनों ने यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दिया। मेंस के एग्ज़ाम के बाद मैंने हार नहीं मारी और अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश को और भी तेज़ कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद हुई लेकिन अंत भला तो सब भला, आखिर मम्मी पापा मान गए। राधिका को बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों पक्ष के पेरेंट्स एक दूसरे से मिले और हम दोनों की खुशी के लिए सहमत हो गए। शादी की डेट भी तय हो गई। हम दोनों रोज शादी के बाद के सपने देखने लगे। शादी का दिन नज़दीक आने लगा। दोनों पक्ष शादी की तैयारियों में लग गए। शादी का दिन भी आ गया। लखनऊ के एक होटल में शादी संपन्न होनी थी। उस दिन शादी के सुर्ख लाल जोड़े में राधिका की सुंदरता शादी के उस खूबसूरत माहौल में चार चांद लगा रही थी। सब हम दोनों के जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। शादी सकुशल और बेहद सुंदर तरीके से संपन्न हुई। नई बहू का मेरे घर में स्वागत घर के रीति रिवाजों से संपन्न हुआ। शादी के बाद की पहली रात हम दोनों ने बातों में गुजार दी। एक दूसरे को इतने करीब पाकर इतने सालों की अनकही सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की। अगले 2 दिन बाद हम दोनों हनीमून के लिए, जो पहले से ही नियोजित था, मसूरी गए। मसूरी की खूबसूरत वादियों में पहुंचकर हमने पहले से बुक होटल में एंट्री ली। हम करीब सुबह 8 बजे मसूरी पहुंच चुके थे। कुछ देर आराम कर हमने मसूरी की खूबसूरत वादियों की सैर की और खूब इंजॉय किया। पूरे दिन की मस्ती के बाद रात का खाना खाकर हम दोनों 9:30 बजे रात में होटल वापस लौटे। होटल रूम में प्रवेश करने के बाद रूम का नज़ारा ही बदल चुका था। हल्की ब्लू लाइट, गुलाब की पंखड़ियों से सजा बेड, लाइट और धीमी आवाज़ में गूंजता संगीत और तरह तरह के खूबसूरत चीज़ों से सजा कमरा मुझे मदहोश कर रहा था। मैंने राधिका से कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये सब राधिका का प्लान है। मैं बाथरूम में गया, कपड़े चेंज किए और बेड पर आकर बैठ गया। अब बाथरूम में जाने की बारी राधिका की थी। उसने काफ़ी इंतज़ार कराया। करीब 25 मिनट के इंतज़ार के बाद राधिका बाथरूम से निकली। मेरे होश उड़ गए। माहौल तो पहले से ही बना हुआ था। ऊपर से राधिका का हॉट नाइट ड्रेस जानी रेड कलर का था। राधिका के खूबसूरत बदन पर ठीक वैसे ही जच रहा था जैसे शाम के समय समुंदर के उस पार सूर्य की लालिमा दिखती है। राधिका का शॉर्ट ड्रेस कट बाजू का और लंबाई नी से ऊपर था। राधिका के गोरे बदन और फिश शेव जैसी काया पर वो रेड ड्रेस, ऊपर से राधिका की कातिल मुस्कान उस रोमांटिक माहौल में आग में घी डालने का काम कर रहे थे। मेरा बेसब्र होना जायज़ था, लेकिन शादी के बाद का ये पहला रोमांचित पल मैं भी यादगार बनाना चाहता था। राधिका ने जैसे ही धीरे धीरे कदमों से मेरी तरफ आना शुरू किया, मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने राधिका का हाथ पकड़कर उसका स्वागत किया और हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया। एक दूसरे में इस कदर डूबे मानो हमारा आखिरी दिन हो। कुछ इस कदर उलझे हम दोनों एक दूसरे से गोया। वक्त की सारी परेशानियां खुद ब खुद सुलझती चली गई। प्यार के पहले धड़कनों की जो रफ्तार थी, प्यार के बाद और बढ़ गई। उस ठंड के माहौल में भी दोनों के बदन पसीनों से लथपथ थे। फिर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो गए। सुबह उठने में हमें 10 बज गए, लेकिन उठते ही राधिका के चेहरे पर मेरी नज़र गई, जो सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। आज राधिका के चेहरे पर गजब का निखार, आंखों में थोड़ी शर्म और होंठों पर मनमोहक मुस्कान ने मेरी सुबह को भी रात की तरह यादगार बना दिया। उस दिन भी हम दोनों मसूरी की बाकी जगहों पर घूमने गए। एक हफ्ते के यादगार टूर के बाद हम दोनों वाराणसी आ गए। अब हम दोनों बेहद खुश थे। साथ पढ़ते, साथ खाते, साथ सोते और हाँ, झगड़ा भी खूब करते। हम दोनों के मिलन की आरज़ू पूरी हो चुकी है। अब बस एक ही सपना है, दोनों का आईएएस बनना। अब इंतज़ार है मेंस के रिजल्ट का। उम्मीद है दोनों का ये वाला सपना भी पूरा होगा। तो यही है राधिका और राहुल की कहानी, जिसकी शुरुआत कच्ची उम्र में शुरू हुई और एक दूसरे को पाने की आरज़ू नौजवानी में पूरी हुई। इस सफ़र में दोनों ने काफ़ी संघर्ष भी किया।